सीमित दायरे में कमजोरी के साथ बाजार में होता कारोबार। हफ्ते की कमजोर शुरुआत और उसके बाद बाजार 16,600 के आसपास वक्त बिताने की कोशिश करते हुए बचा है। आखिरी 1.5 घंटा और डाउ फ्यूचर्स भी है एकदम सुस्त। कहाँ होगी क्लोजिंग और क्या करें कल की तैयारी, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। मैं हूं दीपांशु भंडारी। 6 दिनों की तेजी के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है, बट लेवल्स बाजार ने होल्ड करें। इन लेवल से अब आपको क्या करना है और कैसे बनानी है आखिरी 1.5 घंटे की रणनीति, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। सर गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो बताइए किस तरह की बड़ी बातें आपको इस समय दिख रही हैं? 6 दिनों की एक तरफा तेजी के बाद बाजार में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। 16,600 के आसपास निफ्टी है इस वक्त, आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी भी थोड़ा कमजोर है, 150 पॉइंट के आसपास और 36,600 के आसपास है। 36,500 के आसपास सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने और 16,550 के आसपास सपोर्ट लिया है निफ्टी ने, ये आप कह सकते हैं। ऑटो, फार्मा, ऑयल और गैस, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा बिकवाली है। ऑयल एंड गैस में तो बिकवाली रिलायंस के नतीजों के बाद रिलायंस की वजह से है, लेकिन ऑटो और फार्मा शेयर और कमजोर है। लेकिन इसके विपरीत मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी होती दिख रही है और मेटल इंडेक्स 1% मजबूत है। डाउ फ्यूचर्स सपाट है इस वक्त, न तेजी में न मंदी में, लेकिन निचले स्तरों से अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स में रिकवरी आती दिखी है। वहीं यूरोप के बाजार अच्छी तेजी दिखाने के बाद पिछले हफ्ते आज इस हफ्ते की शुरुआत हल्की सुस्ती के साथ कर रहे हैं। 1/4 से आधा प्रतिशत कमजोरी के साथ यूरोप की शुरुआत होती हुई दिख रही है जी। तो ठीक ठाक कारोबार हो रहा है अनिल जी, और लेवल सी बाजार रिस्पेक्ट करें। थोड़ी एक बीच में वाली जरूर आई थी, बट वहां से बाजार संभल भी गए हैं और पूरे दिन उसके बाद एक रेंज में ही हम कारोबार होते दिख रहे हैं। कुछ ज्यादा बड़ी रिकवरी नहीं आ रही, बट जो 550 के लेवल्स हैं वो होल्ड करें सर बाजार ने। कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन वहां से नहीं मिला, तो दोबारा अगर डिप आए तो वापस एंट्री का मौका मिलता है, या फिर आज थोड़ा ट्रेड सेटल होने दें, आज का दिन जाने दें और फिर देखेंगे? डिप में एंट्री का मौका बिल्कुल जरूर मिलेगा दीप, लेकिन अब वैसा नहीं है कि आपको जरूरी नहीं कि जैसे आपने एंट्री की वैसे के वैसे आपको तुरंत ही वी शेप रिकवरी के साथ बाजार उसी दिन वापस मौका दे देगा। ये आज आपको समझ में आएगा, क्योंकि आज की जो रिकवरी होती है दिख रही है निचले स्तरों से, वो वी शेप नहीं है, यू शेप रिकवरी है। यानी कि बाजार आपको इंतजार करने के लिए कह रहा है। अगर आप लेवल से एंट्री कर रहे हैं वहां पर आपको वक्त बिताना पड़ रहा है। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है इस बाजार को ट्रेड करने का आज के लिए। ऊपर 16,700 750 की रेंज में आए वहां पर निफ्टी आपको देना है, और नीचे में 475 से 550 की रेंज में आए तो वहां पर लेना है। ये आपके लिए निफ्टी की रेंज और निफ्टी के लेवल्स हो गए। फिर से सुन लीजिए, 16,700 750 की रेंज में आए वहां पर बेचने का सोचिए, और नीचे 475 से 550 की रेंज में आए वहां लेने का सोचिए। अभी आप 16,600 के आसपास से वेट एंड वॉच वाला लेवल है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 36,600 के आसपास है आपके लिए खरीदने की सही जगह है। 36,200 से लेकर 36,350, हालांकि दूर है थोड़ी सी, उससे पहले 36,500 हल्का फुल्का सपोर्ट है, लेकिन वहां एग्रेसिवली नहीं लेना है। अच्छा खरीदने की जगह जो है वो 36,200 से 36,350 की इस रेंज में आए तो जरूर लीजिए, और ऊपरी स्तरों पर 36,800 से 37,000 की रेंज वो है जहां पर आपको सप्लाई आती हुई दिखेगी। अगर इसके बीच में है तो जरूरी नहीं कि आपको कोई ट्रेड करना ही करना है। आराम से इंतजार कीजिए, अपने लेवल का आने दीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए, क्योंकि ये बाजार ऐसा है शायद दोनों तरफ के लेवल आपको दे, और वो दोनों तरफ के लेवल आप इंतजार करके ट्रेड लेंगे तो शायद आपके लिए ट्रेड ज्यादा मुनाफेदार होगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए फेवरेबल होगा। तो कुल मिलाकर आज 6 दिनों की एक तरफा तेजी के बाद स्क्रीन ने थोड़ी सी बिकवाली के, हल्की सी कमजोरी के संकेत भी दिए हैं। ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट भी कम है। एफआईएस की भी 4 दिनों तक खरीदारी आने के बाद हल्का छोटा ही सही कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा आया है। और सबसे बड़ी बात है कि मंथली एक्सपायरी में जाने के पहले पुट कॉल रेशियो 1.41 थोड़ा सा ओवरबोर्ड था। ये चीजें धीमे धीमे थोड़ी सेटल हो जाएंगी और सेटल होते ही वापस से आपको मौका मिल जाएगा नीचे की रेंज में खरीदारी करने का। तो आराम से खरीदारी का मौका देखिए, मिलेगा। एंट्री आपकी पॉइंट सही होनी चाहिए। किसी भी लेवल से एंट्री करके आप अगर ट्रेड करना चाहेंगे तो शायद ये मौका नहीं रहे होगा। आपको सही लेवल से एंट्री करनी है और उसका इंतजार कीजिए। जी दीप का इंतजार करिए, और अगर आप सही लेवल पर सही ट्रेड पकड़ पाए तो फिर आपको बाजार में बढ़िया एक्शन यहां से बनते हुए दिख सकता है। डिप पर खड़े खरीदारी, ऊपरी स्तरों पर करें मुनाफा वसूली, ये है आज के लिए बाजार की रणनीति। थोड़ी देर में अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी भी जानेंगे, डेटा क्या कह रहा है ये भी जानेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स भी तैयार हैं। आइए उससे पहले आने वाले दिनों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और आज की सारे नतीजे और खबरें जानते हैं कुशल और अरमान के साथ। कुशल गुड आफ्टरनून, बताइए पहले कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स?
बिल्कुल दीप, आप देखिए अर्निंग्स हैवी वीक रहने वाला है, काफ़ी सारी निफ्टी कंपनियां और साथ ही एफएनओ स्पेस से लंबी लिस्ट है रिजल्ट्स की। सबसे पहले तो आज अगर आप देखें तो अभी एक्सिस बैंक, टाटा स्टील और साथ ही टेक महिंद्रा के नंबर्स आने बाकी हैं, और एफएनओ स्पेस से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसके भी नंबर्स पोस्ट मार्केट एक्सपेक्टेड है। सोनाटा सॉफ्टवेयर पर नजर रखिए, यहाँ पर बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक होने वाली है। एंड कल का दिन भी काफ़ी ज़्यादा इवेंट हैवी रहने वाला है नतीजों के लिहाज से, जिसमें एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो और एल&टी निफ्टी से अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे, और साथ ही एफएनओ स्पेस से टाटा पावर, यूनाइटेड स्पिरिट्स भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। 5G स्पेक्ट्रम में इसका ऑक्शन शुरू होने वाला है, ये एक कल का हाईलाइट इवेंट रह सकता है जहां पर आपको नजर रखनी है। साथ ही सनोफी इंडिया, यहां पर स्पेशल अंतरिम डिविडेंड जारी करने पर बोर्ड बैठक भी होने वाली है। मैट्रिमनी.com पर भी नजर रखिए, इनका बाईबैक जो है वो शुरू होने वाला है, और इशू प्राइस 1150 रुपए प्रति शेयर यहां पर रखा गया है। तो कल से शुरू होकर 8 अगस्त तक ये बाईबैक चालू रहेगा। इनफैक्ट फार्मा इंडस्ट्रीज भी फोकस में रहेंगी, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर दवाओं के जो मार्जिन्स जितनी भी कंपनियां हैं बनाती हैं उस पर बड़ी बैठक बुलाई है, और यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, और जो महंगी दवाइयां हैं उस पर हो सकता है कि सरकार लगाम लगाती हुई नजर आए। एक्स डेट ट्रेड करेंगे वेदांता, पिडलाइट इंडस्ट्रीज और साथ ही संगदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स, जिसका राइट्स इशू जो है वो उसकी एक्स डेट होती हुई दिखेगी, और बाकी जो 2 स्टॉक्स मैंने बताए वो डिविडेंड की वजह से एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से 2 दिन की एफओएमसी बैठक ऑफ कोर्स शुरू होने वाली है, तो वहां पर हमारा फोकस रहेगा, और यूएस के जो डेटा आने वाले हैं, हाउस प्राइस इंडेक्स और साथ ही न्यू होम सेल्स के जून महीने के, वहां पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। और अंत में 27 जुलाई बुधवार, यहां पर निफ्टी से बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी और साथ ही टाटा मोटर्स, एफएनओ स्पेस की लंबी सूची है, चुनिंदा में बायोकॉन, कोलगेट, कोरोमंडल इंटरनेशनल, लॉरस लैब जैसे स्टॉक शामिल हैं, और एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे एमआरएफ, हीरो मोटोकॉर्प, यूपीएल, प्राज इंडस्ट्रीज के जो डिविडेंड इन्होंने ऐलान किए हैं। एंड फाइनली यूएस में हमें पोस्ट मार्केट्स देखने को मिलेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ब्याज दरों पर फैसला सुनाती है फेड। बिल्कुल, तो वो तो बड़ा इवेंट है, बट हमारे बाजारों के लिए भी नतीजों पर पूरा फोकस है, फ्रंट एंड सेंटर। तो नतीजों की बात निकली तो जान लेते हैं कुछ नतीजे जो ऑलरेडी आ चुके हैं आज के, और खबरें भी। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए। जी, काफ़ी सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले कैनरा बैंक पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इनका स्टैंड अलोन मुनाफा है उसमें लगभग 71% की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर आप एनआईएस देखेंगे, एनआईएस में भी 10% की बढ़ोतरी देखी गई है, और ग्रॉस एनपीए जो है, ग्रॉस एनपीए 7.51% से घटकर लगभग 7% पर आते हुए दिखे हैं। करूर एशिया बैंक मुनाफा 110 करोड़ से बढ़कर लगभग 230 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। एनआईए में लगभग 17% की बढ़ोतरी देखी गई है, और ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो लगभग 5.96% से घटकर 5.2% पर आते हुए दिखे हैं। ज्योति लैब्स मुनाफे में देखेंगे लगभग 18% की बढ़ोतरी देखी गई है। आय भी लगभग 14% बढ़कर आती हुई दिखी है, और मार्जिन जो हालांकि हैं उसमें आपको कटौती देखी गई है, 11.9% से घटकर 9.9% पर आते हुए दिखे हैं। अनुपम रसायन मुनाफे में लगभग 24% की बढ़ोतरी देखी गई है। आय भी लगभग 31% बढ़कर आते हुए दिखे हैं, और मार्जिन में भी इन्होंने बढ़ोतरी दिखाई है, 26% से बढ़कर 30.6% पर आते हुए दिखे हैं। स्टरलाइट टेक कंपनी जो है वो मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी। पहले लगभग 116 करोड़ का इनको मुनाफा था, जो इस बार 20 करोड़ का इनको घाटा आता हुआ दिखा है। हालांकि जो आय है वहां पे आपको 20% की बढ़ोतरी देखी गई है। शारदा क्रॉप केम पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके जो आय है वो 32% बढ़कर आई है, पर मार्जिन में आपको काफी प्रेशर देखने को मिला है, 18% से घटकर सिर्फ 7% पर आते हुए दिखे हैं। स्वराज इंजन आय लगभग 26% बढ़कर आई है, मार्जिन्स लगभग फ्लैट रहे हैं, और मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफे में 18% की बढ़ोतरी देखी गई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुनाफा 14.6% बढ़कर आता हुआ दिखा है। एनआईएस देखेंगे लगभग फ्लैट रहे हैं। जो ग्रॉस एनपीए है, ग्रॉस एनपीए में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी गई, 14.8% से बढ़कर 14.9% पर आते हुए दिखे हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल रेवेन्यू 43% बढ़कर मुनाफा में लगभग 124% की आपको बढ़ोतरी देखी गई है। नेटको फार्मा खबरों में, जिसमें यूएस एफडीए से दवा के लिए एक मंजूरी मिलती हुई दिखी है इनको, और ये जो दवा है इसका कैंसर के इलाज के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाएगा। और अंत में मेरे पास कुछ ब्लॉक डील्स है, जिसमें जोमेटो 73 लाख शेयर्स, एचडीएफसी लाइफ 10 लाख शेयर और न्यूवोको विस्तास में लगभग 17 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम वो सारी खबरें और ट्रिगर्स जिन पर रहेगा आज एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ तैयार है, सबका करते हैं स्वागत। पहला बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल।
किरण जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून दीप। और मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी के तरफ जाना चाहता हूं और पुट बाय करने की सलाह है। टाटा मोटर्स के 450 के पुट ऑप्शन जो कि अभी 8 रुपए के आसपास मिल रहा है, वो बाय करना है। मेरा स्टॉप लॉस बहुत नजदीक वाला है, 6 रुपए, यानी 2 रुपए के रिस्क है अनिल जी। और जिस तरीके का ऑप्शन चेन डेटा देखने को मिल रहा है, मेरा मानना है कि इस सीरीज यानी अभी 3 दिन बाकी है और तो 15 रुपए और 18 रुपए के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं तो लगभग 400 तक करंट लेवल से 400 तक सारे स्ट्राइक प्राइसेस में अच्छी खासी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। उसके चलते मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, हेल्दी करेक्शन है, इस हेल्दी करेक्शन का आपको एडवांटेज लेना चाहिए पुट ऑप्शन के जरिए। तो यहाँ पर 450 का एट द मनी पुट ऑप्शन खरीदे टाटा मोटर्स का। ये राय है आपके लिए किरण जी की तरफ से आती हुई। आइए अगला वीडियो है सचिन जी के लिए बीटीएसटी का। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट रजिस्टर हो रहा है कोल इंडिया के फ्यूचर में। सो जिस तरीके से इमीडिएट बेसिस पे एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, उसका कंफर्मेशन यहाँ पर सेट हो रहा है। 210 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन आपको बना के रखनी है। स्टॉप लॉस लगाना है लगभग अराउंड 196.50 पे। इंट्राडे का टारगेट होगा 204 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा 210 का। खरीदारी करनी है कोल इंडिया के फ्यूचर में। ओके, तो यह है आपके लिए कोल इंडिया। अनयूजुअल काउंटर, बट नजर रखिए उस पर बड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। कई और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। गुजरात गैस में इस समय एक स्पाइक आपको दिखेगा, करीब 1-1.5% ऊपर गुजरात गैस के भी आपको चार्ट्स अब बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक और काउंटर है जहां पर मूव आने की तैयारी में है, वहां पर रखिए नजर। एनएमडीसी में 2% का एक स्पाइक आ रहा है। इनफैक्ट मेटल्स के लिए आज अच्छा दिन है और ये सेक्टर होल्ड आउट भी कर रहा है। एक बार जरा एनएमडीसी की चार्ट पर राय ली जाए। सुमित जी भी हमारे साथ है तैयार। सुमित जी, गुड आफ्टरनून सर। एनएमडीसी देखें। गुड आफ्टरनून दीपांशु, मैं चाहूंगा कि आप एक बिगुल बजा दें, फिर मैं व्यू देता हूं। बिगुल सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, परफेक्ट टाइमिंग। आपने एनएमडीसी के ऊपर पूछा और एनएमडीसी ही मेरे रडार पे है। एनएमडीसी के अंदर यहां से मोमेंटम बनेगा। 108 रुपए से लेके 110 रुपए तक का मूव ऊपर में एनएमडीसी में देखने को मिल सकता है। नीचे के अंदर एनएमडीसी का जो सपोर्ट है 103 रुपया 25 पैसे के पास है। तो 103 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और एनएमडीसी में यहाँ पे सीएमबी पे खरीदारी करें। 1 से 2 दिनों के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए, जिसके अंदर 108 रुपए से लेके 110 रुपए तक का मूव एनएमडीसी में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस से काम करें, 103 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ एनएमडीसी पर रखे नजर। ये काउंटर भी आपको बढ़िया मूवमेंट में आते हुए दिख रहा है। टाटा स्टील आने वाले हैं इसके नतीजे, और नतीजों से पहले स्टॉक बढ़िया फॉर्म में है, 3% ऊपर। सुबह से ही बजिंग है और सुबह से ही अपने लेवल्स होल्ड कर रहा है। अब डेज हाई पर आपको टाटा स्टील दिखेगा। वागले साहब से एक बार राय ली जाए टाटा स्टील पर। वागले साहब, गुड आफ्टरनून सर। देखें टाटा स्टील। दीपांशु, हमने यही स्टॉक हमारे क्लाइंट्स को मॉर्निंग में दिया है, इसके लिए मैं कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने लगभग 950 352 के आसपास दिया है, लेकिन अभी भी मेरा मानना है ये 975 तक जाएगा। अगर आप गूगल बजाएंगे तो मेरे पास एक दूसरा मेटल स्टॉक है जिसमें मैं बाय करना चाहूंगा। चलिए, तो मेटल्स पर ही है पूरा फोकस। एनएमडीसी, टाटा स्टील। अब और कौन सा मेटल स्टॉक है जहां पर आपको ट्रेड मिलेगा, जानते हैं वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, जिंदाल स्टील में ब्रेकआउट आया है, 370 के लेवल को क्रॉस किया है। मुझे लगता है एक 10 रुपए के मुंह आनी चाहिए आज और कल सुबह तक। तो 365 के स्टॉप लॉस से बाय करें। अभी 370 जस्ट ब्रेक कर रहा है, 370.50 का करंट भाव है। 10 से 12 रुपए की अप मूव आपको मिलनी चाहिए। आपका 5 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो यह है आपके लिए JSPL जिस पर रखनी है नजर। टाटा स्टील, एनएमडीसी, JSPL, कोल इंडिया। मेटल से जुड़े सारे काउंटर्स में आपको ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है और यही एक स्पेस है जहां पर बाजार का पूरी तरह से इस समय फोकस बना हुआ है। इस पर रखिए नजर।
नजर एक बार जरा डाल दीजिए डेल्टा कॉप पर भी, हालांकि ऑफकोर्स वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में है, बट आज अच्छे एक्शन में आपको दिख रहा है, 3% ऊपर डेल्टा भी ट्रेड करेगा। एग्रोकेमिकल स्पेस के लिए भी अच्छा दिन है, कोरोमंडल मूव कर रहा है, यूपीएल मूव कर रहा है और पीआई इंडस्ट्रीज इस पर भी एक अच्छी मूव आपको आती हुई दिख रही है। पीआई इंडस्ट्रीज जरा बंसल जी से चार्ट पर भी राय ली जाए। बंसल जी जरा देखें, पीआई इंडस्ट्रीज 2% ऊपर इस समय सर। दीपांशु बहुत बेहतरीन टेक्निकल चार्ट है, कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहा है और जिस तरीके का टेक्निकल चार्ट है दीपांशु, मुझे लगता है इन स्तरों पे भी बाय किया जा सकता है। 3000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। एक नेकलाइन टूट रही है और 3143 की तरफ ये स्टॉक जा रहा है, 3143 की तरफ जाते हुए दिख रहा है पीआई इंडस्ट्रीज। दीपक नाइट्राइट, कुणाल जी जरा इस चार्ट को आप देखें, ये भी अच्छे मोमेंटम है सर, 2.5-3% ऊपर। देखिए सारे केमिकल स्टॉक्स में अच्छा मूव आया है दीपांशु, और दीपक नाइट्राइट में भी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अभी तक उस तरह की तेजी नहीं बनी जैसी हमने एसआरएफ में या बालाजी एमिन्स में आज देखी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छी तेजी का कैंडिडेट है। सिर्फ एक अड़चन है यहाँ पर 1900 रुपए के आसपास एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न इन द मेकिंग है और 1900 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो इसमें भी आपको 2200 2250 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बाय साइड में फेवरेबल है, बस 1900 के ब्रेकआउट का इंतजार है। ये लेवल टूटता है तो दीपक नाइट्राइट में भी खरीदारी की राय के ऊपर और अच्छी खरीदारी की राय बनेगी दीपक नाइट्राइट में, ये मानना है कुणाल जी का। आइए बढ़ते आगे और अब फोकस करते हैं नतीजों पर। एक्सिस बैंक रिजल्ट्स देने वाला है, आइए पहले रिजल्ट का अनुमान देख लेते हैं किस तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं। अरमान हमारे साथ तैयार है। अरमान, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक के बाद एक्सिस से क्या है उम्मीद? सर एक्सिस बैंक के भी नतीजे जो हमारा अनुमान है वो बेहतर आने का अनुमान है। हम सोच रहे हैं कि जो NIIs है, जो हमारी कैलकुलेशंस आ रही हैं उसमें हम 18% की बढ़ोतरी देख रहे हैं। सिर्फ NIIs नहीं, प्रॉफिट में भी लगभग 54% की बढ़ोतरी देख रहे हैं। हालांकि जो निम्स है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वो फ्लैटिश रहने का अनुमान है। और अगर असेट क्वालिटी की बात करें तो असेट क्वालिटी में भी GNPAs और NNPAs की अगर बात करेंगे वहां पर भी आपको थोड़ा बहुत सुधार देखने के लिए मिलेगा। GNPAs जो 2.82% से घट कर 2.7% पर आने का अनुमान है और NNPA जो नेट NPA है वहां पर भी 0.73% से घट कर 0.7% आने का अनुमान है। और इसी के साथ साथ स्लीपेजेस जो हैं वो इसका अनुमान यह है कि लगभग 3,500 करोड़ के जो स्लीपेजेस हैं वो हो सकते हैं। और SME और रिटेल सेगमेंट से बेहतर ग्रोथ का भी अनुमान है। ओके, तो ये है आपके लिए एक्सिस बैंक के नतीजों का पूर्वानुमान। देखते हैं कैसे रहते हैं रिजल्ट्स और क्या कुछ एक्शन स्टॉक में आता है। स्टॉक नतीजों के पहले इसमें कोई डाउट नहीं कि बेहद मजबूती के साथ काम करता हुआ दिखा है। आइए आशु सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास जाएं। उससे पहले जल्दी से एक बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी चार्ट कॉर्नर का तो पिक देंगे, एक बार पिक के बाद भी अनिल जी आशु जी के पास जाने से पहले आइएगा, एक सवाल है आपके लिए। काफी रिटेलर पूछ रहे हैं कि अनिल जी से पूछिए। और एज ऑफ नो अनिल जी, हमारा जो चार्ट कॉर्नर पिक है वहां पे खरीदारी की राय है एसीसी में, जहां पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 2200 रुपए के ऊपर, 2200 के ऊपर एक ब्रेकआउट है, साथ में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, सीमेंट स्टॉक्स में लगातार तेजी बनी हुई है। एसीसी में कंसोलिडेशन पूरा हुआ है, आज के ट्रेड में ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी हुई है और स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। तो यहां पर पूरी संभावना है कि 100-125 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। बाय करके चलें, स्टॉप लॉस 2200 से थोड़ा नीचे यानी कि 2180 की 85 के आसपास रखें। मुश्किल से स्टॉप लॉस 20-22 रुपए का रखना है और ऊपर पहला टारगेट होगा 2275 2275 रुपए का। इवेंचुअल टारगेट 2315 रुपए का। तो 2315 के टारगेट के लिए एसीसी में खरीदारी कराए है। और अनिल जी आशु जी से पहले हमारे पास आने के लिए और अनिल जी सही फैसला करने के लिए आपका बहुत बहुत आपको बधाई अनिल जी। मेरे तो फैसले हमेशा सही होते हैं। मेरा फैसला कब गलत हुआ? कोई एक दो एग्जांपल बताओ कुणाल जी। नहीं अनिल जी, देखिए आपके फैसले सही होते हैं अनिल जी, आज भी आपने सही किया, आप कंसिस्टेंट है अनिल जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। ओके चलिए, थैंक यू जी। ओके हाँ, बंसल जी कुछ कहना चाहते थे, इससे पहले मैं आशु सर के पास जाऊं। जी बंसल जी।
देखिए अनिल जी, मेरी और कुणाल जी की पूरी तैयारी है कि आशु जी पर जब आप जाते हैं दूसरे व्यक्ति वेट करते हैं तो आशु जी भी वेट करें। अनिल जी, काफी रिटेलर पूछ रहे हैं अब टाटा स्टील में भी स्टॉक स्प्लिट होगा, 10 रुपए पेड अप 1 रुपए हो जाएगा, तो सेल के अनिल जी आसपास का भाव हो जाएगा। तो जिन्होंने सेल ले रखा है वो टाटा स्टील में स्विच कर जाएं। सेल तो क्राउडेड ट्रेड है। तो अनिल जी आपकी टिप्पणी मांग रहे हैं, काफी लोग मैसेजेस कर रहे हैं। आप शायद डीएम अनिल जी देख नहीं रहे हैं, उनका बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं कि अनिल जी से पूछ के बताइए। तो अनिल जी उनकी क्वेरी मैंने ऑन एयर ले दी है। अनिल जी मतलब सवाल ये है कि जिन लोगों के पास टाटा स्टील है वो क्या सेल में स्विच कर लें या सेल जिनके पास है टाटा स्टील में स्विच कर लेंगे? सवाल क्या है, दोनों में से किस में स्विच करने की बात कर रहे हैं? अनिल जी अब क्या है कि टाटा स्टील भी 100 रुपए के नीचे का प्राइस हो जाएगा, उसका भी 10 रुपए पेड अप है, 1 रुपए पेड अप हो जाएगा 28 जुलाई के आसपास। तो लोग पूछ रहे हैं कि अनिल जी जिन्होंने सेल ले रखा है महंगा, सेल को बेच के टाटा स्टील में स्विच कर जाए, दोनों ही 100 रुपीज के नीचे के स्टॉक हो गए। अच्छा वैसा, ओके। तो पहली चीज तो ये कि ये थॉट प्रोसेस गलत है कि कोई दो शेयर अगर से एक ही दाम के हों तो इसलिए उसको एक से दूसरे में स्विच कर लेना चाहिए। हाँ, रहा सवाल यहाँ से परफॉर्मेंस का, तो नो डाउट अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो आपको सेल हमेशा सस्ता लगेगा और परफॉर्मेंस के लिहाज से देखेंगे तो आपको हमेशा टाटा स्टील बेहतर लगेगा। तो अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस के लिहाज से पूछेंगे तो मैं कहूंगा हाँ टाटा स्टील बेहतर है। लेकिन अगर आपको सिर्फ दोनों 100 रुपए के नीचे हैं इसलिए स्विच करना है तो ये स्विच करने का थॉट प्रोसेस ही गलत है। भाव से स्विच नहीं किया जाता है, वैल्यूएशन और आउटलुक से स्विच किया जाता है। जो भी आपके दर्शक जिन्होंने ये सवाल पूछा हो और उस लिहाज से पूछे तो मुझे टाटा स्टील बेहतर दिखता है। भले ही सेल सस्ता ज्यादा है लेकिन सेल हमेशा सस्ता था है और सस्ता रहेगा। टाटा स्टील को वैल्यूएशन हमेशा से बेहतर मिलते रहे तो वो मिलते रहेंगे। तो अगर किसी को स्विच करना है तो उसके लिए स्टॉक स्प्लिट की भी उसको जरूरत नहीं है, अभी भी कर सकता है और बाद में करना चाहे तो बाद में भी, वो वाली बात है। लेकिन अगर आप इस ख्याल में हैं कि जैसे आप टाटा स्टील का सेम प्राइस पे स्विच करेंगे और टाटा स्टील का भाव 150 आ जाएगा जो सेल का आप 140-150 से लेकर बैठे हैं, तो वो गलत फहमी है। वक्त उसमें भी लगेगा अनडाउटेडली, टाटा स्टील कोई जल्दी से डबल होने वाला है नहीं, तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, स्विच करने में आप अगर फंडामेंटली देखना चाहें तो दोनों में मेरी पसंद डेफिनेटली टाटा स्टील होगी सेल के मुकाबले में। आइए बढ़ते आगे, और अब तैयार है हमारे साथ आशु सर भी। एक बार जरा उनसे मार्केट पर व्यू लिया जाए और अगर कोई उनकी स्प्रेड है निफ्टी बैंक निफ्टी पर तो वो भी समझ लें। बताएं सर, गुड आफ्टरनून। अनिल जी, ये आज एक स्प्रेड है काफ़ी दिनों के बाद, और उससे पहले अनिल जी स्प्रेड का व्यू शेयर कर लेता हूँ। जो हमने सुबह एक्सपायरी अलर्ट पर भी बात की और जो मैंने एक आपका पॉइंट भी सुना था, और अनिल जी यही मानना है कि 550 के आसपास बहुत अच्छा भाव है निफ्टी लेने का और मार्केट का टेक्सचर अभी भी बायर डिप्स है। तो अनिल जी सुबह 570-60 के करीब आया, बट अगर किसी ने नहीं लिया तो अनिल जी क्या वो छोड़ दे? क्या इतना ही बाउंस बैक लगता था? तो मुझे लगता है कि शायद अनिल जी अभी भी हम यहाँ से 200-300 पॉइंट ऊपर निफ्टी जाने की अटेम्प्ट कर सकते हैं इस मंथली एक्सपायरी तक। तो अनिल जी 16,600 जो कि अब इन द मनी हो गया है, पिछले आधे घंटे में एक रिकवरी आई है, और उसका मैं ब्लेम अनिल जी राकेश जी या कुणाल जी को नहीं दूंगा कि उन्होंने टाइम ज़्यादा लिया। मार्केट अपने हिसाब से चलती है, किसी के टाइम कम ज़्यादा लेने से नहीं चलती। तो अनिल जी 16,600 की एक कॉल लेनी है, 16,800 की 2 बेचनी है। ये स्प्रेड बनेगा अनिल जी 40 रुपये पे। फिर रिपीट कर रहा हूँ अनिल जी, जो मेरा व्यू है, मुझे यहाँ से 200-300 पॉइंट्स मतलब 550 का जो मैंने बताया कि वहाँ पे लेने वाला भाव है और 50 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। वो 50 रुपये का स्टॉप लॉस अनिल जी इनबिल्ट है इसके अंदर। इसीलिए अनिल जी ये स्प्रेड अगर 50 पॉइंट की रिकवरी आ गई है तो भी फर्क नहीं पड़ता। 16,600 की कॉल लेनी है जिसका भाव चल रहा है इस वक्त 135-36 रुपए, और 16,800 की 2 बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी अनिल जी 40 रुपए। तो नीचे में तो वर्स्ट केस 40 रुपए आपका इनबिल्ट स्टॉप लॉस हो गया। ऊपर अनिल जी 17,000 तक सेफ है, विच इज टिल थर्सडे, मंथली एंड वीकली एक्सपायरी है। मुझे लगता है कि अनिल जी यहाँ से निफ्टी में रिकवरी आनी चाहिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो थर्सडे को। तो इन 4 दिनों के लिए अनिल जी 40 रुपए देना मंथली एक्सपायरी के लिए मुझे वर्थ लगता है। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है अनिल जी जो निफ्टी को नीचे लेके जाए। इसके साथ अनिल जी एक और मेटल स्टॉक की मेरी कॉल है जो मैं इसी बिगुल में दे देना चाहता हूँ, वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को में अनिल जी हमने बाइंग कॉल दी है क्लाइंट्स को, 2 रुपए ऊपर आया है वहां से। लेकिन मुझे लगता है कि अनिल जी अभी जैसे मेटल्स की बाकी भी बात कर रहे थे कि नीचे वाले अगर छोटे मेटल्स में इतना ध्यान ना दिया जाए, फ्रंट लाइन मेटल्स इवन टाटा स्टील, हिंडाल्को दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं और मुझे लगता है कि अनिल जी एक अच्छी मूव इनमें आ सकती है।
कल की क्लोजिंग के स्टॉप लॉस से हिंडाल्को में बाइंग करनी चाहिए, टाटा स्टील में भी बाइंग कर सकते हैं और निफ्टी भी अनिल जी पॉजिटिव लग रहा है। तो अनिल जी मेरा व्यू नेगेटिव नहीं है। 750 उस दिन जिस तरह से बंद हुआ था तब हमने एक कॉल दी थी कि एक बार बिल्कुल मार्केट से निकल जाए, प्रॉफिट बुकिंग करें, हेल्दी है, हमारे को 150-200 पॉइंट की करेक्शन मिली है, इसी करेक्शन में एंटर करना है। अनिल जी बड़ी बड़ी करेक्शंस का भी कोई कारण नहीं दिखता, बहुत सारी चीजें हैं, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ये वो सब कुछ अनिल जी प्राइस्ड इन इसलिए है कि सब कहते हैं कि क्या वो सब हट गया, नहीं वो सब हटा नहीं है, मार्केट हल्की हो गई है। तो जो मार्केट हल्की हुई है अनिल जी उसके चलते मुझे लगता है कि नीचे में बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। एक ये स्प्रेड और हिंडाल्को 2 बाय कॉल्स हैं अनिल जी। तो निफ्टी पर बुल स्प्रेड बनाए और साथ ही हिंडाल्को खरीदें, ये राय है आपके लिए आशु सर की तरफ से आती हुई। और देखते देखते आप देखिए बाजार ने अपने पूरे नुकसान की रिकवरी की और बैंक निफ्टी अब हरे निशान में लौट चुका है। क्या बात है, 36,500 के नीचे फिसलने के बाद अब वापस से 36,800, तो निचले स्तरों से 300 पॉइंट की शानदार रिकवरी आपको निफ्टी बैंक में नजर आएगी। और निफ्टी भी आप अगर देखें तो निचले स्तरों से लगभग 100 पॉइंट रिकवर हो चुका है। और इस रिकवरी के पीछे हमारी अपनी ताकत तो है ही, साथ ही साथ सपोर्ट हमें पूरा डाउ फ्यूचर्स से मिलता हुआ दिख रहा है। लगभग 60 अंक ऊपर अब आपको डाउ फ्यूचर्स नजर आएंगे, तो अच्छी रिकवरी, अच्छी तेजी बनती नजर आ रही है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है टाटा स्टील के नतीजों का अनुमान जानने का। आइए आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है तैयार। आशीष बताइए कैसे हैं रिजल्ट्स टाटा स्टील के? सर टाटा स्टील के नतीजे अगर आप देखें तो कमजोर आ रहे हैं, लेकिन खास बात है कि जिस प्रकार से जेएसपीएल और जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे कमजोर आए थे, इतना कुछ ज्यादा खराब देखने को नहीं मिलेगा। और खास तौर पर इनकी जो यूरोपियन इकाई है जिसमें 2 साल पहले तक काफी ज्यादा दिक्कतें थी, वहां पर अगर आप देखें तो सिचुएशन अब काफी ठीक ठाक है। स्टील के प्राइसेस में करेक्शन तो जरूर आया है, लेकिन अभी भी इस स्तर पर है कि कंपनी को थोड़ा बहुत अगर आप देखें तो मुनाफा हो रहा है। लेकिन चिंता की बात यह कि कोकिंग कोल की कीमतें अभी भी पिछले साल के मुकाबले देखें तो काफी ज्यादा है। एक एक करके सभी आंकड़े आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले आप आय का आंकड़ा देखें, यहाँ पर करीब 11% की आपको ग्रोथ नजर आएगी। कामकाजी जो मुनाफा है जिसे एबिटा कहते हैं, यहाँ पर 21% की डी ग्रोथ है। मार्जिन में जरूर थोड़ा सा प्रेशर है क्योंकि इनका भी लागत खर्च बढ़ा है, साथ में जो स्टील की कीमतें भी घटी हैं, तो 30% से घटकर 21% रह जाएंगे। मुनाफे में भी अगर आप देखें तो करीब 21% की गिरावट देखने को मिल सकती है। 7,216 करोड़ का जो बाजार है एस्टिमेट लगाकर चल रहा है। और एबिटा प्रति टन अगर आप डॉलर में देखें तो करीब 307 डॉलर से घटकर 223 रहेगा। यानी हर लिहाज से अगर आप देखें तो नतीजे कमजोर हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो जेएसपीएल और जेएसडब्ल्यू स्टील से थोड़े से बेहतर है। टाटा स्टील के नतीजे थोड़े से बेहतर दिखेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसपीएल के जो नंबर्स आए उसके कंपैरिजन में बेहतर रिजल्ट्स की आप उम्मीद कर सकते हैं। आइए एक और बिगुल आशु सर के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी स्टॉक के बारे में सुबह दीपांशु ने से बात हुई थी और अनिल जी हमने बाइंग कॉल भी दी हुई है और अब मुझे एक नया ब्रेकआउट इसमें और नजर आ रहा है। एचडीएफसी, अनिल जी एचडीएफसी में बाइंग करनी चाहिए 2300 के ऊपर। आज की सारी करेक्शन निकाल के मार्केट अभी निफ्टी नीचे है और उसके बाद कल सुबह आज सुबह अनिल जी मैंने दीपांशु को कहा था कि मुझे फाइनेंशियल में जब उसने स्पेसिफिकली पूछा था सबसे अच्छा क्या लग रहा है तो मैंने कहा था एचडीएफसी। अनिल जी 20 रुपए की अभी मूव आई है, लेकिन नॉनदलेस मुझे लगता है कि अनिल जी एचडीएफसी अब एक्यूमुलेट करना चाहिए। यहाँ पे 50 से 100 रुपए की मूव आ सकती है। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि अनिल जी मेरा मानना है कि मुझे रिस्क लेके अगले 3 दिन के लिए लॉन्ग ट्रेड्स करने हैं कि एक अच्छा स्पर्ट निफ्टी या बैंक निफ्टी या बाकी सब इंडाइसेस और स्टॉक्स में भी मुझे दिख सकता है, तो उसके लिए स्टॉक्स ढूंढने हैं। तो अनिल जी एलएनटी की सुबह बात हुई थी और एचडीएफसी की बात हुई थी। एचडीएफसी में एक नया मूव अभी आया है, मुझे लगता है अनिल जी एचडीएफसी को बिल्कुल लॉन्ग करना चाहिए अगले 3 दिन के लिए। और इसका अनिल जी एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे ट्रैक पे था और अभी मैं इंस्टेंट शेयर करना चाहता था जो आपसे किया। अगर कुणाल जी हेल्प कर दें इसकी कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी एक अच्छी मूव आई है अनिल जी इसके अंदर। तो ये है एचडीएफसी लिमिटेड पर। कुणाल जी आप चार्ट्स देखकर बताएं, तब तक बंसल जी भी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक पर कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी हमारा भी एक ओवरवेट खरीदारी का राय है, जैसे आशु जी का है सेम, बट एचडीएफसी बैंक अनिल जी हमने चूज करा है। और आपसे पूछना चाह रहा हूँ अनिल जी, यहाँ पर भी मर्जर है, एचडीएफसी अल्टीमेटली एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस समय फोकस एचडीएफसी बैंक पे करना चाहिए और वहां पे ज्यादा मतलब कि दोनों इन रेशो पे मूव करेंगे। बट हमारी राय अनिल जी एचडीएफसी बैंक पर है और बिल्कुल आशु जी की राय से मैं सहमत हूँ। यहाँ पर एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा और अनिल जी यहाँ पर एक फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे।
जैसे ही HDFC बैंक 1410, 1400 लेवल्स के 1410, 1411 के ऊपर निकलेगा और ये लेवल्स टूटेंगे, आजकल परसों में जी टूटेंगे, और जैसे ही टूटेंगे बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट और पोस्ट ब्रेकआउट 60-70 रुपीज का अपमूव HDFC बैंक दिखाएगा। तो एक तो हमारी भी यहाँ पर HDFC बैंक पे खरीदारी की राय है, और दूसरा अनिल जी जिस तरीके से भी आपने बड़े अच्छे से टाटा स्टील और सेल का समझाया कि परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो टाटा स्टील को लेना चाहिए, बड़ा अच्छा नीट क्लीन क्लियर बोला। तो यही अनिल जी समझना चाह रहा हूं, मैं खुद समझना चाह रहा हूं, व्यूअर्स नहीं अनिल जी, कि अगर कुछ खरीदना है समय HDFC ट्विंस में तो वो HDFC होना चाहिए कि HDFC बैंक होना चाहिए? में से कुछ भी खरीदो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों का रेशियो फिक्स है, उसी अल्टीमेटली उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का मर्जर अनाउंस हो चुका है, मर्जर का रेशियो अनाउंस हो चुका है, तो दोनों साथ साथ ही बढ़ेंगे। क्यों आशु सर, ऐसा सोचना ठीक है ना? पर अनिल जी उस रेशियो से पहले मतलब थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस जरूर दिख सकता है, और वो सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे होगा कि कौन सा स्टॉक ज्यादा ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है। तो मुझे उस सेंस में अनिल जी HDFC लगता है, और हो सकता है अनिल जी जो इन टैंडम होता है इसमें अभी भी टाइम है, तो बीच में आप वो अनोमली देख सकते हैं जिसको हम कहते हैं कि एक आर्बिट्राज डिफरेंस आ जाएगा, तो वो HDFC के फेवर में जा सकता है। तो मेरा पसंद अनिल जी HDFC है। ओके, तो प्रेफरेबली HDFC लिमिटेड आशु सर को पसंद है, HDFC बैंक राकेश जी, कुणाल जी को पसंद है। दोनों में से जिसको आपको पसंद आए वहां पर आप करें ट्रेड, ये आपके लिए राय आ रही है। बट HDFC बैंक दोनों ही आपको इस समय एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। HDFC बैंक डेज हाई पर स्पाइक करते हुए दिख रहा है इस समय, बढ़िया मूव इस पर आई है। और बैंक निफ्टी देखिए अब 125 अंक ऊपर आ गया है, तो HDFC के दम पर अब आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी में और बढ़िया एक्शन बन रहा है इस समय। नजर रखिए HDFC बैंक दोनों ही काउंटर्स पर, और एक्सिस बैंक जिसके नतीजे आने वाले हैं। हम बात कर रहे थे कुछ और मूवर्स की जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है, और केमिकल स्टॉक्स में टाटा केमिकल्स ये भी थोड़ा एक्टिव इस समय दिख रहा है। जरा टाटा केमिकल्स इस पर भी एक राय ली जाए। सचिन जी जरा देखें सर, टाटा केमिकल्स का चार्ट यहाँ पर भी मूव आ रहा है, बाकी सारे केमिकल स्टॉक्स भी मूव कर रहे हैं, टाटा केमिकल्स में क्या करना है? जी दीपांशु, इनफैक्ट सुबह से अगर हम देखें तो एक काफी ग्रेजुअल परफॉर्मर रहा है, बट इमीडिएट बेसिस पे इसे एक हर्डल था अराउंड 890 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो अभी वापस चैलेंज हो रहा है। एंड जैसे ही यहाँ पर एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, जो लगभग इसी लेवल के आसपास प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छा स्विंग बन सकता है 910-915 के लिए। तो यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो बरकरार रखनी चाहिए, उनको स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 878 पे, एंड खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने इस स्पेस पर, क्योंकि लगातार मूव आ रही है। SRF जरा एक बार इसके चार्ट पर भी नजर डाल देते हैं और वागले साहब से राय भी ले लेते हैं। वागले साहब, SRF पिछले 2 हफ्तों में करीब 16% दौड़ चुका है स्टॉक, और रुकने का नाम नहीं ले रहा है सर, आज भी 4.5% ऊपर। दीपांशु 2500 तक ये स्टॉक जाना चाहिए, वो भी ये मूव में मतलब अगले 1 से 2 दिन में हो सकता है, 1 से 2 घंटे में भी जा सकता है, ऐसा स्टॉक है। आप अगर बने हुए हो तो आपका स्टॉप लॉस 2340 का होना चाहिए। फ्रेश बाइंग 2400 पार निकलने के बाद करना चाहिए, स्टॉप लॉस वही रहेगा 2340 का। तो ये है राय आपके लिए SRF में आती हुई इस वक्त वागले साहब की तरफ से। बच चुके हैं 2:30 और वक्त है अभी स्ट्रेटेजी का भी और सेठी साहब की पिक्स का भी। तो मेरी स्ट्रेटेजी तो तैयार है, लेकिन उससे पहले चलते हैं सेठी साहब के पास, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका, नमस्कार। बताएं सर क्या है इरादा आज? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी रोज के जैसे ही, बट आज 2 स्टॉक में, एक स्टॉक फ्यूचर्स का है और एक कैश मार्केट का स्टॉक है जिनमें खरीदारी करनी है। ओके चलिए करिए शुरुआत सर, बताएं पहले कौन सा बताएंगे? पहले कैश मार्केट का स्टॉक कवर करता हूं अनिल जी। जो आज जिसमें खरीदारी करनी है कैश मार्केट का स्टॉक, नाम है स्टॉक का पावर मेक प्रोजेक्ट्स, जो कि अभी 890 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। ये कंपनी पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। ऑर्डर बुक है अराउंड 7,500 करोड़ की, जो कि 2-3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी बताती है। बहुत ही अच्छी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है। सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है जिसमें FIS DIS के भी अराउंड 13% स्टेक है, जिसमें HDFC, DSP और IDFC ये प्रोमिनेंट है।
बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है ये स्टॉक, अराउंड 9-10 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है, जबकि परफॉर्मेंस में एक जबरदस्त सुधार हुआ। FY22 का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो 140 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो FY21 में 45 करोड़ का लॉस था। मुझे लगता है ये स्टॉक इन लेवल्स पे बहुत ही सस्ता है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 930 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 880 रुपए का। 880 का स्टॉप लॉस, 930 के टारगेट के लिए पावर मैक में खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आती दिख रही है। सेठी साहब बताएं दूसरी पिक जो आप कह रहे हैं कि एफएनओ स्पेस से, बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, जो एफएनओ का स्टॉक है, सेक्टर लीडर है पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 516-17 के लेवल पे जुलाई फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। अनिल जी, हमने जो अभी तक बैंकिंग सेक्टर से जो भी नतीजे आए, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आए, ओवर द वीकेंड तोड़फोड़ नतीजे थे, और आज भी कैनरा बैंक के नतीजे भी बहुत ही अच्छे हैं। तो मुझे लगता है जिस तरह के, और अगर आप कैनरा बैंक के नतीजों से ही अगर एक्सट्रापोलेट करें तो जो सेक्टर लीडर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो इस क्वार्टर में बहुत अच्छे नतीजे पेश करना चाहिए। बाकी वैसे भी बैंकिंग सेक्टर फोकस में है, जिस तरह से इनमें सुधार हो रहा है, मतलब जिनको लेंड करते हैं उनकी बैलेंस शीट में सुधार हुआ है। बाकी हमने जो भी नतीजे देखे हैं वहाँ एसेट क्वालिटी में ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट है, भले ही वो ग्रॉस एनपीएस हो, नेट एनपीएस हो, क्रेडिट ग्रोथ हो। तो मुझे लगता है ये स्टॉक करंट लेवल्स पे यहाँ से बहुत अच्छी तेजी के लिए तैयार है। तो मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 525 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 510 रुपए का। ओके, तो 525 के टारगेट के लिए एसबीआई पर करें खरीदारी और 930 के टारगेट के लिए पावर मैक पर करें खरीदारी। फाइनेंशियल्स डेफिनेटली टॉप फॉर्म में आपको आते हुए दिख रहे हैं और बैंक निफ्टी के दम पर पूरा बाजार अच्छी रिकवरी के मूड में दिख रहा है। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। इनफैक्ट आइए जो बाजार की मूव है ये समझते हैं अनिल जी के साथ उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी में। सर, डाउ फ्यूचर्स 55 अंक ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यहां पर अच्छी रिकवरी आई है। नैस्डैक फ्यूचर्स 1/4% ऊपर है। तो फ्राइडे के कंसोलिडेशन के बाद अमेरिकी फ्यूचर्स अच्छे एक्शन में दिख रहे हैं। यूरोप के बाजारों में एकदम सपाट कारोबार हो रहा है। कच्चा तेल ऑफकोर्स आज दबाव में है, इस समय कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, एक रेंज में ही कारोबार यहां पर होते हुए दिख रहा है। एशिया के बाजार जरूर कमजोर थे सर, बट अब रिकवरी आ रही है और हमारे बाजारों में भी रिकवरी का मूड है। क्या करना है? दीप, देखिए रेंज बाउंड मार्केट ही है, ऐसा नहीं कि बहुत तेजी या बहुत मंदी के संकेत हो। चूंकि डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा सुधरते हुए दिख रहे हैं, उसका असर आप भारतीय बाजारों पर भी देख रहे हैं। इमीडिएटली जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है आपके लिए आज बचे हुए समय में ध्यान रखने का, वो है 16,600 नीचे की तरफ, जहां से आप 75 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। 16,600 के पुट पर 64 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 57 लाख शेयर हैं, और आज 16,600 के कॉल में 33 लाख शेयर जुड़े हैं, यानी कि ये कॉल राइटर्स ट्रैप हो चुके हैं जिन्होंने 16,600 का कॉल बेचा है, और ये अब ज्यादा नीचे गिरने नहीं देंगे। और इस लिहाज से एक चीज कंफर्म है कि आपको क्लोजिंग आज जो मिलेगी वो 16,600 के नीचे की नहीं मिलेगी। तो अब आपके लिहाज से क्लोजिंग के लिहाज से रिस्क कितनी हुई? 75 पॉइंट की। अब 75 पॉइंट की रिस्क के हिसाब से आप तेजी कर सकते हैं। ऊपर कितना जा सकते हैं? 3 बजे तक के लिए जो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 16,700 का। 16,700 के कॉल ऑप्शंस में 82 लाख शेयर हैं, 41 लाख शेयर, यानी कि 50% एडिशन आज ही हुआ है। तो 16,700 आपके लिए रुकावट का काम करेगा। अगर 3 बजे या 3:05 तक आप 16,700 के पार निकल कर टिक गए तो 16,750 और 16,800 की रेंज में जाते हुए दिखेंगे। वहां पर आपको लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, और एग्रेसिव ट्रेडर्स से तो एक बार शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं 16,750 16,800 की रेंज में। और नीचे 16,550 16,600 की रेंज आती है तो वहां पर 100% खरीदारी करनी है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि 16,550 16,625 की रेंज में ही खरीदारी कर लेनी है अगर नीचे आते हैं तो। 16,700 ऊपर मेक और ब्रेक लेवल है, चूंकि सबसे ज्यादा नजदीक वही है, 16,600 काफी दूर है, तो 3 बजे तक इसी लेवल पर नजर रखें। डाउ फ्यूचर्स धीमे धीमे मजबूती बना रहे हैं, और अगर ऐसे में 16,700 के ऊपर निकलकर टिक गए तो 16,600 और 16,700 दोनों ही कॉल राइटर शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश करेंगे, और वो निफ्टी को 3:30 बजे के पहले 16,750 के आसपास आसानी से ले जा सकता है। ये एक बढ़िया ट्रेड बन सकता है जो सामने सामने नजर आ रहा है। अब आइए बैंक निफ्टी 36,400 36,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए। 36,500 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 34 लाख शेयरों का। तो जाहिर सी बात है, एक चीज का इत्मीनान रख सकते हैं आपकी 36,500 के नीचे की क्लोजिंग आपको नहीं मिलेगी। लेकिन चूंकि अब बैंक निफ्टी वहां से बहुत ऊपर आ चुका है, लगभग लो लेवल से 400 पॉइंट ऊपर आ चुका है, ऊपर की तरफ एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है दीप, वो है आज का हाई 37,000 के आसपास का। करेक्ट, आज का हाई में एग्जैक्टली आपको बता दूं बैंक निफ्टी पे 37,011 का। अगर 37,000 का लेवल बैंक निफ्टी वापस से तोड़ता है 3 बजे के पहले तो फ्रेश वहां पर खरीदारी करनी है। अदरवाइज 36,900 37,000 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग करके इंतजार करें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 37,000 के कॉल्स पर भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 35 लाख शेयरों का है। तो दोनों तरफ आप देखिए
इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास पहुंचे आप 37,000 के पार टिका बंद हुआ तो फ्रेश तेजी करनी है, अदरवाइज थोड़ा नीचे आने दें। 36,500 36,600 के आसपास खरीदिए। और निफ्टी में भी सेम है, 16,700 पार करके टिके तो फ्रेश खरीदारी कीजिए, अदरवाइज 16,550 16,625 की रेंज में आने दीजिए। देखिए दोनों तरफ के मौके बनेंगे, इसलिए आप आराम से अपने लेवल के हिसाब से एंट्री और एग्जिट पॉइंट रखिए, कोई हड़बड़ी और कोई जल्दबाजी मत कीजिए, दोनों तरफ के मौके बनने वाले। जी दीप का फायदा उठाइए, दोनों तरफ के मौके बनेंगे। रेंज में है कारोबार, ऊपर बेचें नीचे खरीदें, ये आपके लिए इस समय निफ्टी पर स्ट्रैटेजी बन रही है और बैंक निफ्टी पर भी। बट रिकवरी के मूड में डेफिनेटली बाजार दिख रहे हैं और बैंक्स का ही अच्छा मोमेंटम है। बट इस बीच नतीजों पर भी पूरा फोकस है। टेक महिंद्रा, निफ्टी से इसके भी आने वाले हैं नतीजे। बाकी दिग्गजों के मुताबिक टेक महिंद्रा की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, कुशल ये बताइए। देखिए दीप, यहाँ पर नंबर्स वाइज जो हम टॉप लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तमाम फ्रंटलाइन आईटी काउंटर्स से, वो तो पॉजिटिव रहने का अनुमान है, पर लार्जली जहाँ पर सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा वो है मार्जिन्स। अब यही देखना है कि यहाँ पर मार्जिन्स पर कितना बड़ा इंपैक्ट आता है। सबसे पहले डॉलर रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। टॉप लाइन बेसिस पर करीबन 1.1% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो रिलेटिवली अगर आप देखेंगे तो बाकी अन्य आई कंपनियों के मुकाबले अंडर परफॉर्मेंस थोड़ी सी हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि आपने कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू टर्म्स में यहाँ पर इन्फोसिस की भी संडे को अर्निंग्स आती हुई दिखी, तो वहां पर 5.5% तक की ग्रोथ थी और अभी हम अनुमान लगा रहे हैं इसका 1.1% का। तो थोड़ा सा गिरावट का रुझान यहाँ पर इतनी एक्सपेक्टेड बढ़त जो है आपको डॉलर रेवेन्यू में नहीं आती हुई नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ कंपनी की मार्जिन्स पर भी दबाव देखने को मिल सकता है। 13.2% पिछले तिमाही में था और इस बारी 11.3% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 2% लगभग का कट मार्जिन्स पर आता हुआ दिख सकता है। एंड लास्टली अब कंपनी के मुनाफे की बात करें तो करीबन 23% गिरकर 1155 करोड़ पर भी ये आंकड़ा रह सकता है। डेफिनेटली 5G पर क्या कमेंट्री रहती है कंपनी का, क्योंकि इनकी जो डील टीसीवी है उसमें इस चीज़ का काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। एंड फाइनली जो एंटरप्राइजेज वर्टिकल है इनका, वहाँ पर कितनी अच्छी ग्रोथ आती है ये देखना भी काफ़ी अहम रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए टेक महिंद्रा। दिग्गजों के साथ देखते हैं इसके नतीजे कैसे रहेंगे। फिलहाल नतीजों से पहले वो हल्की सी नरमी दिख रही है, करीब 1% नीचे है। आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए, बिगुल BTSTT का। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है गुजरात गैस के फ्यूचर्स में। लगभग 8 दिन के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक अनवाइंडिंग का डेटा नजर आ रहा है। जिस तरीके से इसने 2 बार अटेम्प्ट किया है अपने लोज को, प्रीवियस डे लो को तोड़ने का, वो असफल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये जो बेस बनी है 450 के आसपास, ये आई थिंक काफी कॉन्फिडेंट है। एंड ऑन द हायर साइड इमीडिएट बेसिस पे 465 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, जो मुझे लग रहा है आगे जाके ब्रेक होना चाहिए। लगभग 480 के टारगेट के लिए आपको ये पोजीशन बना के रखनी है। स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना है अराउंड 449 पे। एक ही टारगेट दूंगा 480 का। खरीदारी करनी है गुजरात गैस के फ्यूचर्स में। तो ये है आपके लिए गुजरात गैस में खरीदारी करने की राय सचिन जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। किरण जी भी तैयार अपने हीरो या जीरो ट्रेड के साथ, लेकिन उससे पहले एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, इंडसइंड बैंक बाय करना है BTST। मुझे लगता है ये 980 तक जाने के लिए तैयार है। वीकली स्विंग हाई इसने ब्रेक किया है 956 का, तो आपका 954 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी 960 61 के आसपास है। मुझे एक 15 से 20 रुपए की मूव दिख रही है, शायद कल ही आ सकती है। बैंक में खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है इस वक्त। आइए अब वक्त है किरण जी की तरफ से हीरो या जीरो ट्रेड का। किरण जी बताएं सर, कौन सा है हीरो या जीरो ट्रेड? अनिल जी, बहुत ही छोटे रिस्क के साथ एक अच्छा खासा ऑप्शन स्ट्रेटेजी मैं देना चाहता हूं। GMR इंफ्रा का 36 का कॉल ऑप्शन, जो कि अभी 70 पैसे के आसपास मिल रहा है, उसको बाय करने की सलाह है। उसका स्टॉप लॉस रहेगा 25 पैसे का, और टारगेट्स के लिए ₹1.20 ₹1.40 इसी एक्सपायरी में देखने को मिल जाना चाहिए। जिस तरीके के अच्छा कंसोलिडेशन पूरे महीने भर जुलाई सीरीज में करते नजर आ रहा है, उस कंसोलिडेशन का बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से ब्रेकआउट मिला है, तो उसके चलते मुझे लगता है कि इधर अच्छी खासी मूव देखने को मिलेगी और मेरे टारगेट्स कैजुअली अचीव करते नजर आ जाने चाहिए। आपके लिए हीरो या जीरो ट्रेड 36 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदें।
आइए बढ़ते हैं आगे और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX ये देने वाला है अपने रिजल्ट्स और रिजल्ट्स के अनुमान देख लेते हैं। एक बार कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए कैसे रहेंगे रिजल्ट्स। कुशल, स्टॉक लगातार कमजोर होता दिखा है, बताएं अनुमान क्या है नतीजों का? देखिए सर, अनुमान वाइज बहुत ज़्यादा तेज़ी हम एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहे हैं, तो शायद जितनी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही थी उतनी रिलेटिवली आउटग्रोथ नहीं नज़र आएगी, जिस वजह से स्टॉक पर आपको दबाव देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर सबसे पहले मुनाफे की बात कर लेते हैं। करीबन 13% बढ़कर 71 करोड़ पर कंपनी का मुनाफा रह सकता है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ कंपनी की रेवेन्यू देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं एक्सपेक्टेड है। करीबन 9% की ही ग्रोथ के साथ 99 करोड़ पर कंपनी का जो आय है वो रह सकती है। मार्जिन्स के लिहाज से 82.2% था पिछले साल और इस बारी 83% की मार्जिन्स की एक्सपेक्टेशंस हम लगाकर चल रहे हैं। वॉल्यूम वाइज 15% की दबाव रहने का अनुमान है एंड स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो जिस तरह से यहाँ पर 12 रुपये प्रति यूनिट की CRC की तरफ से सीमा लगाई गई थी वो इनके लिए थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। बट लार्जली अगर आप देखें तो जो नंबर्स हैं वो फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव साइड पर हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, IEX इस पर रखिए नजर। इनफैक्ट IEX पर एक कॉल भी एक व्यू भी ले लेते हैं और साथ ही सुमित जी अपनी एक ट्रेडिंग कॉल भी दे रहे हैं। तो बिगुल, सुमित का सुपर हिट। सुमित जी अपनी ट्रेडिंग कॉल दें और उसके बाद IEX पर एक चार्ट चेक भी दे दें सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक मेरे रडार पे आया है, तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे है उसका भाव चल रहा है 122 रुपए 50 पैसे, 123 रुपए। स्टॉक का नाम है JSL, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, जिसका सिंबल है JSL। JSL के अंदर मोमेंटम बन रहा है। लास्ट 2 महीने के हायर लेवल्स पे स्टॉक अभी आ चुका है। JSL में मेरे को लग रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में यहां से 10 से 15 रुपए का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। यहाँ पे CMB पे JSL में खरीदारी करें, 115 रुपए 116 रुपए स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बनेगा। JSL में जो ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं 130 रुपए से लेके 135 रुपए तक के लेवल ऊपर में एक हफ्ते में देखने को मिलने चाहिए। तो खरीदारी करें JSL में 115 का स्टॉप लॉस लगा के 130 और 135 के टारगेट्स के लिए। और जो आपका सवाल था IEX को लेके, IEX के अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि स्टॉक के स्ट्रक्चर में वीकनेस बनी हुई है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि तेजी बनेगी जब स्टॉक ऊपर में 165 का लेवल ब्रेक करेगा। जब तक 165 का लेवल ऊपर में ब्रेक नहीं करता तब तक वेट एंड वॉच करे और थोड़ा सा अवॉइड करे। 165 के बाद इसके अंदर बड़ा और बढ़िया अपमूव बनेगा। फिलहाल स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है, शायद हो सकता है कि 155 150 रुपए तक के लेवल देखने को मिले। ओके, तो ये है आपके लिए राय IEX पर और साथ ही JSL खरीदारी करने के लिए आज से भी। आइए 2:45 वक्त है वसीम साहब से मुलाकात करने का। स्वागत है आपका वसीम साहब, नमस्कार। कल सुबह आज आपने 2 मिड कैप IT कंपनियां खरीदारी करने की राय दी थी, बताएं सर क्या है अपडेट और साथ ही आउटलुक भी बताएं। हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल, देखिए मिड कैप IT आउट परफॉर्मर है और अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि परसिस्टेंट और ये परसिस्टेंट और माइंडट्री आउट परफॉर्म करेंगे। आपको और अपडेट दे दूं, आपको कैनफिन होम, नवीन फ्लोरिन, GMR देखिए ब्रेकआउट दे रहा है, आरती, जिंदल स्टील, हिंडाल्को, ये सारे आउट परफॉर्मर्स हैं, आप देख ही रहे हैं। और अंडरटोन बहुत बुलिश है, तो इस चक्कर में जो रह गए लोग बाकी फिर करेक्शन है, करेक्शन एक आध दिन की बात है। दैट मार्केट इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग। बाय और मिड कैप्स आर आउट परफॉर्मर। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं और एक कैश की कॉल है जो मैंने पहले भी दी थी, न्यूरेका। मैं अभी भी बहुत बुलिश हूँ और न्यूरेका इज नॉट अ 3 मंथ और इट्स अ 3 ईयर 5 ईयर स्टोरी। न्यूरेका का भाव इस साल में 1700 रुपए जाएगा, तो न्यूरेका इज अ मस्ट हैव इन ऑल पोर्टफोलियोज। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर बताएं। अनिल जी, सबसे पहले टाटा मोटर, परसों रिजल्ट है। आज आपने देखा है दिल्ली DTC ने 1500 नई EV बसेस का ऑर्डर दिया है। EV बसेस में और कोई नहीं है, अशोक लीलैंड इज अपिंग इट्स कैपेसिटी। बट अगर ये स्टेट ट्रांसपोर्ट भी EV की तरफ जाएगा, टाटा मोटर इज अ नो ब्रेनर। साथ में आपके JLR में थोड़ा सा स्लो डाउन है, बट द लोकल कमर्शियल व्हीकल्स ऑन द अदर साइड एंड नेक्सॉन आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। मुझे इस भाव पे टाटा मोटर से अच्छा शेयर ही नहीं दिखता। भाव तो 550 का दिखता है, अभी 450-51 में लीजिए, 438 का स्टॉप लॉस, 475 का टारगेट। दूसरा, एम्फोसिस के रिजल्ट बहुत बढ़िया थे। आज रिकॉर्ड वॉल्यूम हो रही है, 2320-25 में लीजिए, 2270 का स्टॉप लॉस, 2400 का टारगेट।
और तीसरा पिक अगेन एक आउटसोर्सिंग है, FSL इज अ कॉल सेंटर और इट इज रन बाय संजीव गोयनका. एक्सट्रीमली गुड नंबर्स विल कम एंड दिस स्टॉक इज वेरी अंडर वैल्यूड. 7,000 करोड़ की मार्केट कैप है. मुझे ये मार्केट कैप ऑलमोस्ट 50% अब दिखने हुए. मुझे 150 का भाव दिखता है. 110 में लीजिए. 107.5 का 7.7 का स्टॉप लॉस. 115 का टारगेट आपको 2 दिन में दिख सकता है. ओके, तो ये है आपके लिए कुछ स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय बसनी साहब की तरफ से. टाटा मोटर्स लीजिए 451 में, 438 का स्टॉप लॉस, 475 का टारगेट है. माफ कीजिएगा. एम्फेसिस 2325 में लीजिए, 2270 का स्टॉप लॉस और 2400 का टारगेट है. FSL 110 में लीजिए, 107 का स्टॉप लॉस, 115 का टारगेट. छोटे ट्रेड करने के लिए यहां पर आप इन तीनों स्टॉक्स पर कर सकते हैं भरोसा. आइए, निफ्टी बैंक का अब 36,850 के आसपास और डाउ फ्यूचर्स अब 85 पॉइंट ऊपर हो चुका है. तो अच्छी मजबूती पिछले कुछ मिनटों में होती हुई दिख रही है. बाजार में जबरदस्त एक्शन बनता हुआ दिख रहा है. आशु जी, आपसे एक राय लेना चाहता हूं सारे केमिकल स्टॉक्स पर. नवीन फ्लोरिन के नतीजों के बाद नवीन, SRF, आप जो भी देख लें, आरती देख लें, ये सारे के सारे, दीपक नाइट्राइट, सारे आज केमिकल स्टॉक्स बड़ी तेज दौड़ लगाते हुए नजर आए. कुछ पसंद है आपको सर? अनिल जी, इसमें हमारे को 2 स्टॉक्स पसंद हैं और नॉर्मली क्या कहते हैं, एक तो दीपक नाइट्रेट, दूसरा टाटा केम. टाटा केम हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, औरों ने भी दिया और दीपक नाइट्रेट भी कवर हुआ है. तो मैंने अनिल जी स्पेसिफिकली नहीं दिया, बट ये 2 स्टॉक्स हमने स्ट्रांगली रिकमेंड किए हुए हैं क्लाइंट्स को, दीपक नाइट्रेट एंड टाटा केम. टाटा कैम अनिल जी मुझे आने वाले टाइम में मतलब वो करेक्टिव मूव में है और बाकियों के तरह मतलब क्यों नहीं बढ़ रहा मुझे समझ नहीं आ रही है, क्योंकि 40-50 रुपए की मूव उसके लिए बहुत कम है. तो मुझे लगता है कि अनिल जी आने वाले टाइम में टाटा कैम कभी ना कभी मतलब अगले 1-2 महीने में बहुत अच्छा सरप्राइज कर सकता है. तो आई थिंक नाउ आफ्टर दिस मूव द सेफर बेट इज टाटा कैम और दीपक नाइट्रेट भी अनिल जी हमारी रिकमेंडेशन है क्लाइंट्स को. तो 2 स्टॉक्स हैं अनिल जी जो हमारी लिस्ट में है, जो हमने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए एंड स्टिल रिकमेंडिंग, एंड वन ऑफ देम इज टाटा केम, जो मुझे लगता है कि अभी भी एक अच्छी मूव आनी चाहिए. एंड आई डोंट नो अनिल जी, मतलब इट डिफाइज माय लॉजिक कि व्हाई इट इज अ स्लो मूवर. एक पिछले कुछ महीनों पहले एक बहुत बड़ी मूव आई थी, उसके बाद करेक्शन भी आई, सबड्यूड भी हुआ, प्राइस वाइज भी करेक्ट हुआ है, टाइम वाइज थोड़ा ज्यादा करेक्ट हो रहा है, जो मुझे मतलब ऑनेस्टली मैं चाहता हूं कि मुझे लगता है कि जल्दी बढ़ना चाहिए. बिल्कुल ठीक बात है, आप चाहते तो होगा भी. टाटा केमिकल है इन सब में से जो पसंद है सर को. अभी वैसे रिजल्ट्स टाटा केमिकल के आने बाकी हैं. SRF, नवीन फ्लोरिन अपने नतीजे दे चुका है. आइए इस बीच बता दें, रुपए में शानदार रिकवरी आती दिख रही है. निचले स्तर से 14 पैसे रिकवर होकर अब रुपया 13 पैसे मजबूत हो चुका है. 79.73 ये है $1 का दाम रुपए के सामने. तो आज रुपए में एक अच्छी रिकवरी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है. रिकवरी का माहौल अच्छा बनता दिख रहा है. डाउ फ्यूचर्स में सेंचुरी लगाने के मूड में अब डाउ फ्यूचर्स आते दिख रहे हैं. 93 पॉइंट ऊपर है, 42 पॉइंट ऊपर है आपके लिए नैस्डैक फ्यूचर. आइए बढ़ते आगे. और SRF के नतीजों के बाद पैकेजिंग कंपनियों पर एक इंटरेस्टिंग एक्शन बनता हुआ दिख रहा है. ऐसा क्या है SRF के नतीजों में, आइए जानते समझते हैं. अरमान हमारे साथ है इस वक्त बताने के लिए. अरमान बताइए. जी सर SRF के सेगमेंट्स में एक पैकेजिंग सेगमेंट है. वो पैकेजिंग सेगमेंट में उसमें प्रोडक्ट्स क्या हैं, बोपार्ट और BOPP फिल्म. अगर उस सेगमेंट का अगर आप आय या मार्जिन्स देखेंगे या EBIT देखेंगे तो वो काफी बढ़िया आते हुए दिखे हैं. आय अगर आप देखेंगे YOY आधार पर 44% बढ़कर आती हुई दिखी है. यही नहीं, QOQ भी अगर देखेंगे तो भी उसमें 7.5% की बढ़ोतरी देखी गई है. अगर EBIT की बात करें तो EBIT भी लगभग YOY 25% बढ़कर आता हुआ दिखा है और QOQ भी लगभग 7% बढ़कर आता हुआ दिखा है. तो अब किन कंपनियों पे इससे हमको फोकस रखना है, उसमें कंपनियां हैं पॉलीप्लेक्स और कॉस्मो फिल्म्स. अब ये दोनों कंपनियां इसी सेगमेंट, इसी प्रोडक्ट में हैं, जो ये प्रोडक्ट इनका एक सेगमेंट है. अब इनसे हमने कोरिलेशन निकालने की कोशिश करी कि इस कंपनी का और पॉलीप्लेक्स और कॉस्मो फिल्म्स का, इनका पिछले 4-5 क्वार्टर से हमने कोरिलेशन निकालने की कोशिश करी. तो अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा SRF का पिछले 4-5 क्वार्टर का, कि उनमें कैसी बढ़ोतरी हुई है आय में. ये देखिए, अब जैसे आय में अगर आप देखेंगे Q4 FY21 से अगर बढ़ के देखेंगे Q1 FY22 में SRF में लगभग 6.2% की बढ़ोतरी हुई है. इसी टाइम के दौरान पॉलीप्लेक्स में 11.5%. और अभी रिसेंट का अगर आप देखेंगे कि जो हमारा सबसे लास्ट तिमाही थी Q4 FY22 की,
उसमें आय में लगभग 9% की बढ़ोतरी हुई थी एसआरएफ के पैकेजिंग सेगमेंट में, और पॉलीप्लेक्स ने भी लगभग 7.5% 7.7% की बढ़ोतरी दी। तो आय से तो डायरेक्ट कोरिलेशन है इनका कि जैसे जैसे एसआरएफ का पैकेजिंग सेगमेंट का परफॉर्मेंस होता है वैसे वैसे पॉलीप्लेक्स और कॉस्मो फिल्म्स का इनका भी परफॉर्मेंस वैसा ही होता रहता है। अब ये तो बात आय की हो गई। अब इबिट पे क्या कोरिलेशन है? अगर आप इबिट के बेसिस पे कोरिलेशन करेंगे तो आपको एसआरएफ और पॉलीप्लेक्स में डायरेक्ट लाइन टू लाइन कनेक्शन दिखेगा। ये भी अभी जस्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसमें कामकाजी मुनाफे को अगर आप देखेंगे, कामकाजी मुनाफा दोनों में डायरेक्ट कोरिलेशन है। आप Q1 FY22 जैसे जस्ट अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, Q1 FY22 से अगर आप बात करेंगे तो लगातार जो सेम कोरिलेशन है, जैसे इनका 237 करोड़ से घटकर 180 करोड़ हुआ Q2 FY22 में, तो पॉलीप्लेक्स का भी जो एबिटा है, जो कामकाजी मुनाफा है, वो 274 करोड़ से घटकर 257 करोड़ हो गया। वहीं अगर आप Q4 की अगर बात करेंगे, जैसे Q4 में 254 करोड़ से बढ़कर 276 करोड़ हो गया, तो पॉलीप्लेक्स का भी 349 करोड़ से बढ़कर 379 हो गया। और हाल ही का जो अभी नतीजे आए हैं उसमें एसआरएफ ने जो एबिट दिया है वो 295 करोड़ का दिया है, जो कि अभी पिछले जितने भी क्वार्टर हैं उससे सबसे बेहतर आता हुआ दिखा है। तो हमारा अनुमान ये है, क्योंकि एसआरएफ का पैकेजिंग सेगमेंट में अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा है, अच्छा रिजल्ट दिए हैं, तो पॉलीप्लेक्स के भी नतीजे जो हमारा अनुमान है वो बेहतर आने की कोशिश होगी और अच्छे आ सकते हैं। हालांकि जो मार्जिन है वहां पर स्टेबल रहने का अनुमान है, और मार्जिन से ये यूजुअली अपने मेंटेन कर लेते हैं। हमने इस पे भी रिसर्च करी हुई थी। उसी के साथ साथ एसआरएफ ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये भी बोला है कि जो इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट है, जो एथिलीन और ये सब है उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट, उसकी Q2 में वो अच्छी उसमें कटौती देख रहे हैं, जो उनकी कॉस्ट है अच्छी खासी कम होने का भी बात बोली है उन्होंने। तो पॉलीप्लेक्स पर रखिए नजर, बाकी जो पैकेजिंग कंपनीज है वहां पर भी रखिए नजर। एसआरएफ के पैकेजिंग बिजनेस से शानदार प्रदर्शन आया और बाकी पैकेजिंग कंपनीज का भी इस पर डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। शुक्रिया अरमान, ये रिसर्च हमारे सामने रखने के लिए। आइए, निफ्टी के निशानबाज नितिन मुरारका साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है नितिन जी, गुड आफ्टरनून सर। बताएं क्या करना है इस समय बाजार में? सर, ये जो अभी रिकवरी आई इसमें एचडीएफसी लिमिटेड और बैंक इन दोनों ने काफी अच्छा पार्टिसिपेट किया, और लीडरशिप एचडीएफसी लिमिटेड से आ रही है और ये 2-3 दिनों से हो रहा है। तो यहाँ पे हम एचडीएफसी लिमिटेड की कॉल ऑप्शन लेंगे। अगर हमें इस वीक की अगर आप लेते हैं तो 2320 की लेनी चाहिए, जो मंथली एक्सपायरी की है, 15 रुपए में मिलती है, और इसका स्टॉप लॉस 5 रुपए का होगा और टारगेट करीब 40 रुपए तक हो सकते हैं। यानी एचडीएफसी लिमिटेड में शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद की जा सकती है और 2350 तक के टारगेट उसमें मिल सकते हैं। और अगर इसे हम अगले मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में देखें, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन कम लगेगा, तो अगले मंथ की कॉन्ट्रैक्ट 2320 की है, जिसके 68 रुपीज के प्राइस हैं, तो वो भी हम ट्रेड कर सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस होगा 50 रुपए का और टारगेट होंगे करीब 90-95 के। ओके, तो ये है आपके लिए एचडीएफसी। यहाँ पर 2320 की कॉल खरीदें अगर आप चाहें तो, करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट ही खरीदें जहाँ पर थर्सडे को एक्सपायरी है। 15 रुपए में मिलेगी 40 का टारगेट। अगर आप चाहें तो अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट खरीदें, 68 में मिलेगा 90 और 95 का टारगेट, 50 का स्टॉप लॉस, बट एचडीएफसी पर पूरा भरोसा है। नितिन जी, बैंक निफ्टी में कैसा एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सारे बैंक्स यहाँ पर एक्शन में आ रही हैं, एचडीएफसी बैंक से फिर से सहारा मिल रहा है, बैंक निफ्टी क्या कर सकता है सर? देखिए सर, बैंक निफ्टी में जो 2 दिन से डेटा बना है वो पॉजिटिव डेटा ही बन रहा है, और बैंकिंग में जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ अभी एचडीएफसी बैंक से आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक ये सब मूव कर चुके हैं। तो ओवरऑल लग रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर मूव करनी चाहिए, और पॉसिबल टारगेट बैंक निफ्टी के करीब 37,000 के आसपास हो सकते हैं, 37,100। मंथली एक्सपायरी है तो थोड़ा रेंज बाउंड मोमेंटम रह सकता है, 37,000 की रेंज में रेसिस्टेंस है, तो पॉसिबल है कि हम लोग 37,100 की तरफ जा सकते हैं। नीचे 36,500 का एक सपोर्ट भी बन रहा है, तो बैंक निफ्टी रेंज बाउंड विद पॉजिटिव बायस लग रही है, और उसके रीजन में एचडीएफसी बैंक है जिसमें बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है। तो व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए, 37,100 37,200 तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। तो यह है आपके लिए नितिन जी की तरफ से इस समय एचडीएफसी बैंक पर रखिए नजर, एचडीएफसी पर कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड करिए, और बैंक निफ्टी पर भी पॉजिटिव ही व्यू है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और अपनी कॉल देने के लिए। आइए, रुपए पर एक बार फिर से डाल देते हैं नजर। जैसा अनिल जी कह रहे थे, और मजबूत होते हुए दिख रहा है, 79.71 ये इस समय रुपया आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो आज जबरदस्त रिकवरी रही है, सपाट खुला था, पूरा दिन ही लगभग फ्लैट रहा, बट अब एक बढ़िया रिकवरी रुपए में आपको आती हुई दिख रही है। आइए सचिन जी के पास चलते हैं, उनकी लेते हैं एक और कॉल। बीटीएसटीटी बताएं सर।
दीपांशु, यहाँ पर कैश सेगमेंट का कॉल है। स्टॉक का नाम है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। लगभग इसे हमने बेस के नजदीक पकड़ा था जब ये रिवर्स हो रहा था 499 498 के आसपास। अभी फिलहाल जो उसका भाव है लगभग 700 के आसपास है। एक 4 दिन के कंसोलिडेशन का यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है। जिस तरीके से इमीडिएट मोमेंटम है, मुझे लग रहा है लगभग 725 तक ये पर्टिकुलर मूव आज के सत्र में ही नजर आनी चाहिए। पोजिशनल टारगेट होगा 755 का। खरीदारी करनी है स्टार हेल्थ के काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है यहाँ से अराउंड 692 पे। 692 स्टार हेल्थ, यहाँ पर 692 का स्टॉप लॉस, माफ कीजिएगा 725 और फिर पोजिशनली 755 के टारगेट्स के लिए करें खरीदारी। स्टार हेल्थ पर बढ़िया मोमेंटम आ रहा है और अच्छा स्पाइक भी मिल रहा है। एक और स्टॉक जहां पर एक स्पाइक आ रहा है किरण जी, गेल गैस अथॉरिटी। आई थिंक परसों यहाँ पर बोर्ड बैठक है, बोनस शेयर्स जारी करने पर ये विचार करने वाले हैं और अभी अभी एक बड़ा स्पाइक गेल पर दिखा है सर। जरा देखें गेल का चार्ट। बिल्कुल शानदार चार्ट पैटर्न है। पिछले 4 दिनों के कंसोलिडेशन का वापस एक बार ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। दूसरी बात 145 का ऑप्शन बैरियर इसने बहुत अच्छी तरीके से निकाल दिया है। इधर शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि इधर से जो नेक्स्ट बैरियर है 150 इसके ओर चलते नजर आ रहा है। इधर रुकेगा नहीं। मेरा मानना है कि उसके ऊपर भी जाने की क्षमता ये स्टॉक रखता है। पर मेरा टारगेट 154 का रहेगा, जिसके लिए 1-1.5 हफ्ता लग सकता है। जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं 143.50 के। ओके, तो ये है आपके लिए गेल गैस अथॉरिटी, जहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख सकता है और बोर्ड बैठक भी होने वाली है। बोनस शेयर्स पर ये विचार करने वाले हैं, तो डेफिनेटली ये एक स्टॉक है जो आपके रेडार पर इस समय रहना चाहिए। अच्छे मोमेंटम में आ रहा है गेल। नए जनरेशन के स्टॉक्स पर हमारा फोकस है। जोमैटो पर तो आज फोकस रहा भी है, सुबह हमने बताया भी इन्वेस्टर लॉक इन हटने के बाद देखिए किस तरह का एक्शन बन रहा है, उस पर हम थोड़ी फॉलोअप रिसर्च भी आपके लिए लेकर आते हैं। बट साथ ही एक और नई जनरेशन का शेयर और ये है पेटीएम। लग रहा है कि शायद पेटीएम की जितनी बड़ी बिकवाली होनी थी वो थोड़े समय के लिए थम गई और देखिए पेटीएम में अभी आपको एक स्पाइक भी आते हुए दिख रहा है। तो आइए जानते हैं क्या चल रहा है पेटीएम में, रिसेंटली क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुए कंपनी में। अरमान हमारे साथ तैयार है। अरमान बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। देखिए पेटीएम में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो रही है कि जो भी विदेशी निवेशक हैं उसमें उन लोगों को इसमें दिलचस्पी आती हुई दिख रही है। उसका रीज़न ये है कि जो इनका Q1 FY23 का जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न आया था उसमें हमने देखा कि जो FPIs, जो कुल FPIs हैं उनकी संख्या वो 54 जो पहले थी Q4 FY22 में वो बढ़कर 83 हो गई। वहीं उनकी जो होल्डिंग है, अगर एफपीआई की आप कुल होल्डिंग देखेंगे तो कुल होल्डिंग 4.42% से बढ़कर 5.5% हो गई। एफपीआई ही नहीं, अगर आप म्यूचुअल फंड्स देखेंगे, म्यूचुअल फंड्स की जो संख्या है जिनमें जो उनमें निवेश कर रहे हैं वो 3 से बढ़कर 19 हो गई और उनका जो टोटल जो उनका शेयर है वो लगभग 1.05% से बढ़कर 1.15% हो गया। हालांकि जो मौजूदा भाव है वो अभी भी इशू प्राइस से लगभग 65.5% नीचे है, पर जो इनका लाइफ टाइम लो था वहां से अगर आप अभी देखेंगे तो अभी उस 510 के लेवल से अभी 46% बढ़ चुका है। अगर आप वैल्यूएशन के पैमाने पे अगर बात करेंगे कि जब आईपीओ आया था तब इसका वैल्यूएशन था, मार्केट कैप टू सेल्स की बात कर रहा हूं मैं, वो 44.6 था और अब जो मौजूदा वैल्यूएशन है वो घटकर सिर्फ 12.6 हो गया है। कंपनी ने हाल ही में बिजनेस अपडेट दिया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो इनके लोन डिसबर्सल्स हैं कि कितने लोगों को इन्होंने लोन डिसबर्स किया है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। वो लगभग आप देखेंगे 5.5 मिलियन से बढ़कर 8.5 मिलियन और अगर वाईओवाई आधार पर देखेंगे तो वो तो 5 गुना हो गया। और अगर वैल्यू टर्म्स में अगर देखेंगे कि कितने के लोन इन्होंने दिए हैं तो उसकी वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसमें लगभग 8 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है। और ये तो सिर्फ वाईओवाई, अगर आप क्यू देखेंगे तो क्यू मंथ ऑन मंथ देखेंगे, मंथ ऑन मंथ भी उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है, लगभग 3,500 से बढ़कर 5,500 करोड़ पर आते हुए दिखे हैं। तो ओवरऑल एफपीआईज, म्यूचुअल फंड्स उनकी बाइंग आ रही है। उसके साथ साथ जो इन्होंने मंथली बिजनेस अपडेट दिए हैं वहां से भी थोड़ा इनको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। अरमान, इसमें चेक करिए कि क्या किसी और वजह से बढ़ा है कि अगर क्या किसी ईटीएफ में या फिर फंड्स के वो स्मॉल कैप और मिड कैप के रिक्लासिफिकेशन की वजह से तो नहीं है, क्योंकि इतनी एफआईज और डोमेस्टिक फंड अचानक से खरीदने लगे, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है स्टॉक में। ऐसी परफॉर्मेंस भी नहीं है कि जिसकी वजह से ये लगे कि अचानक से सबको पसंद आने लगे। जरा एक बार ये भी चेक करिए, कोई टेक्निकल कारण हो सकते हैं, किसी मिड कैप ईटीएफ में आया हो या फिर कहीं मिड कैप स्मॉल कैप से मिड कैप में रिक्लासीफाई हुआ हो, जो हर म्यूचुअल फंड्स के थोड़े थोड़े वक्त में होते हैं। ऐसा कोई केस है आपकी नज़र में? नहीं सर एक बार चेक करना पड़ेगा सर।
हाँ, ये देखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई अपीरेंट रीजन है। ऐसी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया होती तो हमारे रडार पर अब तक आ जाता था। बिजनेस अपडेट देना अलग बात है, लेकिन अगर वाकई में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्वार्टरली रिजल्ट्स में आना अभी तक मुश्किल है, तो मेरे ख्याल से कहीं न कहीं ऐसा किसी न किसी ETF में शामिल हुआ होगा। इस वजह से फंड्स को, अगर वो ETF को फॉलो करते हैं तो खरीदना ज़रूरी होता है, या फिर कोई रिक्लासिफिकेशन हुआ होगा, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। अगर वैसा नहीं है और वाकई में फिर फंड्स खरीदने लगे हैं तो फिर स्टॉक के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। एक बार जरा राय ली जाए आशु सर से। आशु सर, पेटीएम जी कुछ नहीं, मतलब ये छोटे छोटे बाउंस बैक इनमें आएंगे या कुछ दिखेगा, बट अनिल जी स्टॉक तो हमें वो लेना है कि मतलब कि कोई बहुत ही बड़ी चीज इसके अंदर हो जाए। जस्ट बिकॉज अनिल जी, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स बहुत ऊंचे थे, उससे नीचे आ गए और वहां से रिवर्सल लगता है, तो लगता है कि क्योंकि हम उससे कंपेयर करते हैं अनिल जी, वो कोई लॉजिक नहीं है। तो अनिल जी पेटीएम से ज्यादा तो मैं फिर भी इतने घटने के बाद जोमेटो फिर भी बोल दूंगा शायद, बट पेटीएम में मुझे अभी भी कोई ऐसी बात नहीं लग रही है अनिल जी। मतलब वैसे तो न्यू एज में अनिल जी कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा फंस गए हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई एग्जिट किसी को भी मिलेगा। बट ये है कि जो स्मार्ट मनी होती है वो हर बार हर घटे में अनिल जी कोशिश करते हैं कि नहीं ये सब तो बहुत ऊपर में लिया हुआ था, मैं बहुत समझदार हूं क्योंकि मैंने नीचे में लिया और ये भाव है अब लेने का। अनिल जी वो ये करते हुए और 5 जनरेशन, मतलब वो ट्रेडर्स की 5 जनरेशन मींस वो जो 5 भाव वाली, कोई 900 वाली, फिर 800 वाली, फिर 700 वाली, ऐसे फंसती जाती है। तो कोई ना कोई तो निकलता है वो, तो उसको लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूं। पर अनिल जी उसमें हमें करना क्यों है? मतलब जब अच्छे तर्क वितर्क हमारे पास अवेलेबल है तो हमें क्यों इसके अंदर जाना है? तो अनिल जी नॉट कन्विंस्ड। ये है आपके लिए पेटीएम। और जोमेटो पर भी थोड़ी फॉलोअप रिसर्च हम लेकर आ रहे हैं। आज जो एक्शन हुआ है जोमेटो पर, उस पर बात करने के लिए सुबह तो हमने आपको बता ही दिया था किस तरह का प्रमोटर, माफ कीजिएगा, शेयर लॉक इन अब इस पर खत्म हो गया। 1 साल खत्म होने के बाद 78% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल अब बेची जा सकती है जोमेटो में। और आज क्या एक्शन हुआ है स्टॉक पर, उस पर भी थोड़ी डिटेल्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बट कच्चे तेल यहाँ पर रखनी है नजर, क्योंकि फिलहाल अगर आप ब्रेंट का दाम देखेंगे तो 103-102 पर आपको दिखेगा। अगले यानी कि अक्टूबर महीने के रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट का अगर आप दाम देखेंगे तो और नीचे या आते हुए दिख रहा है। तो फ्यूचर्स में दाम काफी बड़े डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं। क्या चल रहा है कच्चे तेल में, आइए जानते हैं जरा। नेहा भी हमारे साथ तैयार है। नेहा, वैसे भी हमने देखा पिछले हफ्ते से थोड़ी सुस्ती का माहौल है, स्पेशली नाइमेक्स क्रूड काफी ज्यादा गिरा था। क्या चल रहा है इस समय कच्चे तेल में? दीपांशु, मैं अच्छी खबर लेकर आई हूँ और वो ये है कि कच्चा तेल यहाँ से और सस्ता होता दिखेगा। जी हाँ, कुछ भी नहीं तो कम से कम 5 से 8% का इमीडिएट करेक्शन आने वाले समय में दिख रहा है। और आपने राइटली पॉइंट आउट किया, ये तो हम सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के लेवल्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिखा रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी यहाँ पर 29 तारीख के आसपास एक्सपायर हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। अक्टूबर एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है और ये दोनों ही, फिर चाहे WTI क्रूड हो या फिर ब्रेंट, ये दोनों ही $100 के नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। अब वजह क्या है इस तरह की गिरावट की? सबसे पहले तो जो फ्रेश रीजन निकल कर आया वो ये कि यूरोपियन यूनियन, इन्होंने पिछले हफ्ते थर्ड कंट्रीज यानी कि जो इनका EU देशों का जो ब्लॉक है, 27 सदस्यीय देशों का ब्लॉक है, उसके बाहर रशिया के तेल के एक्सपोर्ट्स को मंजूरी दे दी है। अब आप पूछेंगे कि अब इनसे इनका क्या फायदा होगा जब यूरोप को तेल नहीं मिल रहा है। दरअसल अभी तक रशिया चीन को, भारत को या दूसरे और देशों को जो तेल सप्लाई कर रहा था वो बहुत छोटी क्वांटिटी में कर रहा था, छोटे ट्रेडर्स के जरिए कर रहा था। लेकिन अब जितने बड़े बड़े तेल के कारोबारी हैं, विटॉल है, ग्लेनकॉर है, टोटल है, शेल है, ये जो बड़े कारोबारी हैं जो शिपमेंट की इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस प्रोवाइड करते थे, अब वो वापस से कारोबार कर पाएंगे। मतलब एक बड़ी क्वांटिटी में तेल अब बाकी यूरोप के बाकी जो देश, यूरोप से बाहर जो देश है, उनको जाता दिखेगा। सप्लाई बढ़ेगी, जाहिर तौर पर इससे कीमतों में कूल ऑफ देखने को मिलेगा। दूसरी खबर यह है कि अमेरिका में जो गैसोलीन की डिमांड है वो बहुत तेजी से घटती चली जा रही है। इनफैक्ट 2 हफ्तों में जो गैसोलीन का भंडार है वो 90 लाख बैरल यहां पर बढ़ गया है। और खासतौर से ये गैसोलीन में इसीलिए स्ट्रेंज लग रहा है क्योंकि समर सीजन की ड्राइविंग डिमांड है वो बहुत जबरदस्त होती है और जो $5 प्रति गैलन के पास इनकी कीमतें हैं, इसने जो अमेरिकी ड्राइवर्स हैं उन पे एक तरह से उनके पैटर्न को बदल दिया है। तो ये कारण है जिसकी वजह से हमने WTI क्रूड में भी प्रेशर देखा है। फेड की बैठक है कल परसों, 75 से 100 बेसिस पॉइंट को लेकर अभी भी मार्केट यही मान के चल रहा है कि रेट हाइक होगी, डिमांड डिस्ट्रक्शन और निकल कर आएगा इसके चलते। और लीबिया की बहुत सारी ऑयल फील्ड्स हैं जिस पर फोर्स मेजर थे वो हट चुके हैं, बहुत सारे एक्सपोर्ट टर्मिनल्स खुल चुके हैं और जो लीबिया की स्टेट NOC है
नेशनल ऑयल कॉर्प, उनका मानना है कि आने वाले 2 हफ्तों के अंदर वो अपना उत्पादन 12 लाख बैरल प्रतिदिन से बढ़ा पाएंगे। तो ये वो तमाम फैक्टर्स है जिनके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में प्रेशर है। इनफैक्ट दीपांशु, अगर मैं ऐड कर सकूं, मैंने कुछ ब्रोकिंग फर्म से आज बात की है। इनमें से IIFL वो मानते हैं कि MCX की अगस्त एक्सपायरी तक ब्रेंट की कीमतें $80-85 तक गिर सकती हैं और MCX पर ही क्रूड वायदा 6,800 तक आ सकता है। निर्मल बंग मानते हैं कि 88-89 तक का लेवल दिखेगा और सिमिलरली बाकी भी ट्रेडिंग फर्म्स हैं जो ये मान के चल रही हैं कि आप 80-85 इनफैक्ट $78 तक के लेवल के लिए भी तैयार हो जाइए। ये अगले 1-1.5 महीने की आप बात कर रहे हैं? नहीं, ये तो अगस्त एक्सपायरी, जो MCX की अगस्त एक्सपायरी 19 अगस्त को होगी, तब तक तो अगले 1 महीना, 3 हफ्ते, 3 से 4 हफ्ते के अंदर उनको लगता है कि और करेक्शन दिख जाएगा। $80 तक जा सकता है, $80-85 के लेवल्स वो मान के चल रहे हैं आने वाले समय। तो काफी शार्प ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि अगर आप अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, तो $98 पे ब्रेंट चल रहा है और 92-91 के पास इनफैक्ट WTI आ गया। तो इट वोंट बी सरप्राइजिंग अगर यहाँ से $6-8 का और करेक्शन आ जाए। अनिल जी, $80 के लेवल पर आपने कहा था कि बाजार अगर कच्चा तेल आ जाए तो बाजार वहां से काफी तेजी से उछाल दिखा सकता है और लगभग सभी डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस मान रही हैं सर कि अगले 3 हफ्तों में $85 to $80 तक दाम आ सकते हैं कच्चे तेल के। तो बड़ी राहत वहां से आने की तैयारी में दिख रही है सर? देखिए, $80 तो आएगा ही कच्चा तेल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, कभी न कभी तो आएगा। जो सबसे बढ़िया बात नेहा ने कही ना कि जल्दी आ रहा है 2 से 3 हफ्तों में। आपको याद होगा आखिरी डिस्कशन हमारा कच्चे तेल पर जो हुआ था, वो मैंने यही कहा था कि भाई आए नीचे, लेकिन 3 महीने 4 महीने बाद आए उसका फायदा नहीं। 4 महीने तक अगर मुझे $100, $105, $110 का बिल भरना है तो फिर मेरी ताकत कम हो जाती है, राइट। तो अगर अगले 15 दिनों में ही कच्चा तेल $80 आ जाए तो सबसे पहले तो आप नेहा को ट्रीट दीजिए, है ना, वो तो बनते ही बनता है कम से कम, क्योंकि तो मतलब इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। $70-80 पर ले आई है, 17,600 का निफ्टी मेरी जिम्मेदारी कम से कम, बस इससे ज्यादा क्या चाहिए। चलिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड है। अगले 2 से 3 हफ्ते में नेहा लेकर आएंगी कच्चे तेल को $80 पर और अनिल जी लेकर जाएंगे यहाँ से करीब 1000 पॉइंट और ऊपर बाजार को। ये आपके लिए क्लियर मोमेंटम बन रहा है। तो चलिए, हाँ सर। और दीप की जिम्मेदारी क्या है? और दीप की जिम्मेदारी क्या है? हम दोनों की तो तय हो गई है। मेरी जिम्मेदारी यही है कि आप दोनों को जो टारगेट्स हैं ये अचीव हो जाए। तो दोनों को हेल्प मैं करूंगा यहाँ से। बहुत बढ़िया। तो चलिए, फायदा हम सबको होने वाला है। अच्छी खबर आ सकती है अगर यहाँ से आपको कच्चे तेल में गिरावट आते हुए दिखे। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन के लिहाज से भी अच्छी राहत है और बाकी कई सारे सेक्टर्स भी इसके दम पर फोकस में आ जाएंगे। आइए चलते हैं सुमित जी के पास और लेते हैं उनकी कॉल। सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, सेल कॉल रडार पे आया है। ₹873 का अभी भाव चल रहा है। ऑटो सेक्टर है, स्टॉक का नाम है मोटर। टीवीएस मोटर में पिछले 3 दिनों के लो ब्रेक हो रहे हैं और हो सकता है यहां से प्रॉफिट बुकिंग टीवीएस मोटर में अगले 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिले। 895, 898 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस बनेगा। 895 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के टीवीएस मोटर में यहां पे सीएमपी पे बिकवाली करें। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं टीवीएस मोटर में, ₹850 का इसका पहला टारगेट है, ₹840 का इसका दूसरा टारगेट है। ये 2 टारगेट्स 1 से 2 दिनों में टीवीएस मोटर में देखने को मिलने चाहिए। बिकवाली करें 895 के स्टॉप लॉस से 850 से 840 के टारगेट्स के लिए। 840 तक फिसल सकता है ये स्टॉक। टीवीएस मोटर्स यहाँ पर शॉर्ट करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है, लेकिन कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो जबरदस्त एक्शन में। कैश मार्केट के स्टॉक्स, आज भी सुबह कजारिया सेरामिक्स की भी बात हो रही थी और हमारे एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में भी था और पिछली अपीयरेंस में सचिन जी के रडार पर भी था। सचिन जी, आपने भी इसको रिकमेंड किया था। आपका पेटीएम भी आज काफी एक्शन में नजर आया, जरा एक बार अपडेट दें सर। जी अनिल जी, कजारिया सेरामिक हमने 10 की कमाई के सेगमेंट में कवर किया था एंड लगभग जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा था, मुझे लग रहा है कि 1360 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। सो डेफिनेटली एक काफी पॉजिटिव संकेत आ चुके हैं, एक फॉलो थ्रू एक्शन काफी कॉन्फिडेंटली बैठ चुकी है। तो मुझे लग रहा है अगर डिक्लाइंस मिलते भी है तो यहाँ पर खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं यहाँ से रिवाइज कर रहा हूँ, 1080 आई थिंक एक अच्छा फ्लोर बन चुका है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉसेस प्लेस किए जा सकते हैं ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। जहां तक पेटीएम का सवाल है, पेटीएम हमने आई थिंक इस सीरीज के शुरुआती रुझान में ही आइडेंटिफाई किया था, लगभग अराउंड
690 के जोन में, एंड 745 एंड 780 के दो टारगेट्स के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह दी थी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी फॉलो थ्रू एक्शन काफी कॉन्फिडेंट ही नजर आ रहा है, कहीं पर भी डाइवर्जेंस नहीं है, कहीं पर भी एग्जॉशन नहीं है। तो लगभग 780 795 के जोन में मुझे लग रहा है अपनी लॉन्ग पोजीशन को आपको रिव्यू करना चाहिए। मीनवाइल एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से पोजीशन होल्ड की जा सकती है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा लगभग अराउंड 745 का होगा। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती तब तक आई थिंक मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूड रहना चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ सचिन जी की प्रीवियस कॉल्स। पेटीएम पर रखिए नज़र, अभी भी जो अरमान भी हाईलाइट कर रहे थे वहाँ पर रखिए, थोड़ी फॉलोअप रिसर्च भी उस पर हम लेकर आएंगे। साथ ही नज़र रखिए कजारिया सेरामिक्स, वहाँ पर एक अच्छी मूव आपको बनती हुई दिख रही है। इंडियन होटल्स, यहाँ पर भी एक बढ़िया मूव आपको आती हुई दिख रही है। सुबह भी ये स्टॉक रेडार पर था और अभी भी देखिए डेज हाई पर इंडियन होटल्स आपको फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखेगा। एक अच्छी स्पाइक इस पर आपको आती हुई दिखी है और सुबह हम इस काउंटर के बारे में बात भी कर रहे थे। इनफैक्ट आशीष केलकर साहब इसके बारे में रिकमेंडेशन भी देकर गए थे। 262 का टारगेट दिया था, वो हिट भी हो गया। किरण जी जरा इंडियन होटल्स देखिए, सुबह रेडार पर था, फ्राइडे को सुमित जी ने भी इस पर कॉल दी थी, सुबह आशीष जी भी रेकमेंड करके गए, पहला टारगेट भी वहां पर हिट है। अब जरा अगले लेवल्स और क्या करना है इस पोजीशन पर, ये बताएं किरण जी। पोजीशन होल्ड करके चलना चाहिए। अगस्त महीने में काफी छुट्टियां है और उसके चलते मुझे लगता है डिमांड काफी होटल इंडस्ट्री को देखने को मिल जाना चाहिए। अभी के लिए मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 257 कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, 257 256 के नीचे होना चाहिए। और जो पिछला स्विंग टॉप था 270, ये क्रॉस कर देगा तो एक इसमें नई जान आती नजर आएगी। और फिर मेरे पोजिशनल टारगेट्स अगस्त सीरीज के लिए 285 290 के देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो 285 290 के टारगेट्स आपको आते हुए दिख सकते हैं पोजिशनल बेसिस पर अगर आप इस पर रखेंगे नजर। एक अच्छी मूव डेल्टा कॉप में भी आपको आती हुई दिख रही है, हालांकि वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में है ये काउंटर, बट बढ़िया एक्शन ये दिखा रहा है। सेठी साहब की एक पिक PCBL फिलिप्स कार्बन, इस पर भी एक जबरदस्त मूव आती हुई दिखी है। ये स्टॉक भी इस समय स्पाइक कर रहा है। इनफैक्ट आइए एक बार जरा कुणाल जी से इस पर राय ली जाए। कुणाल जी, PCBL जरा देखिए स्पाइक कर रहा है ट्रेड के लिहाज से, अब इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं सर? देखिए बहुत अच्छा मूव आया है आज दीपांशु। इसमें हमने करेक्शन देखा था शुक्रवार को और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि पूरा वो जो लॉस है उसको इस स्टॉक ने रिकवर किया है। अब एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है 123 रुपए के आसपास और ये 123 का लेवल स्टॉक निकाल जाता है तो इसमें स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको 132 रुपए के लेवल्स दोबारा देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। 132 के ऊपर जब निकलेगा तब बड़ा मूव आएगा, लेकिन 132 तक जाने की पूरी संभावना है अगर 123 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो 132 तक जाएगा। आज सुबह 116 में रेकमेंडेड किया था सेठी साहब ने SPL मिड कैप्स में लॉन्ग टर्म के लिए 160 के टारगेट दिए थे, पर आज अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से भी देखें तो बड़ी मूव इस पर ऑलरेडी आती हुई दिख सकती है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, इस पर भी रखिए नजर, एक ऑर्डर इन्हें मिलते हुए दिख रहा है और स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है। करीब 2-2.5% ऊपर आपको कृष्णा डायग्नोस्टिक आते हुए दिख रहा है। 40 CT स्कैन के लिए इन्हें ऑर्डर मिला है। थोड़ी डिटेल्स इसकी निकालने की कोशिश करते हैं, बट कृष्णा डायग्नोस्टिक्स इस पर रखिए नजर। ये स्टॉक भी आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है और स्पाइक भी इस समय कर रहा है, इस पर रखनी है नजर। आइए अब फोकस करते हैं कुछ नतीजे जो कल आने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स नतीजों के लिहाज से कच्चे तेल के मूवमेंट पर अगर आप फोकस कर रहे हैं तो एशियन पेंट्स तो हर बार फोकस में आता ही है। नतीजे कैसे आएंगे इस बार एशियन पेंट्स के, क्योंकि पिछली तिमाही में तेल के दाम फिर भी काफी एलिवेटेड थे। डिमांड कैसी रही, आउटलुक क्या निकल कर आ रहा है, आशीष हमारे साथ तैयार बताने के लिए। आशीष बताइए कैसे रहेंगे एशियन पेंट्स के नतीजे? दीपांशु, एशियन पेंट्स के नतीजे में देख रहा हूँ काफी बढ़िया देखने को मिलेंगे। खासतौर पर अगर आप देखें तो इनका जो डेकोरेटिव पेंट्स है इसमें वॉल्यूम जो है करीब 26 से 28% रहेगी। और बेहतर बात यह भी है कि इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है इसका भी एक बढ़िया फायदा देखने को मिलेगा। इनके मार्जिन्स भी एक्सपेंशन है, करीब 16% से बढ़कर 17% रहेंगे। कामकाजी आय में भी देखें तो बढ़िया इजाफा है। एबिटा जिसको कहते हैं 914 करोड़ से बढ़कर करीब 1355 करोड़ रहेगा। और टॉप लाइन में भी देखें क्योंकि बिक्री बढ़िया है, वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, तो यहाँ पर भी आपको करीब 40% का इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन दमदार नजर आ रहा है इनका मुनाफे का आंकड़ा, क्योंकि करीब 570 करोड़ पिछले साल कंपनी का मुनाफा था, जो कि अब बढ़कर 901 करोड़ रहेगा। यानी हर लिहाज से अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया है। मांग अच्छी है, बेहतर प्रोडक्ट मिक्स का फायदा है और मैनेजमेंट की कमेंट्री आगे जाकर क्या रहती है इसके ऊपर फोकस रहेगा। नतीजे बढ़िया आ रहे हैं। बिल्कुल, तो नतीजे बढ़िया आएंगे एशियन पेंट्स के। बंसल जी जरा एक बार चार्ट्स भी देखें, नतीजों से पहले थोड़ा एक्शन में भी है, तेल के गिरने से भी राहत मिल रही है। 3100 के ऊपर एशियन पेंट्स कैसा लगता है सर? दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जिनके पास है दीपांशु बने रहने की राय है। नीचे में 3062
सपोर्ट है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस है। नई खरीदारी की राय नहीं है, बट जिन्होंने ले रखा है उनको होल्ड की राय है। आपके लिए एशियन पेंट्स BHEL, इस पर एक मूव इस समय बनते हुए दिख रहा है। 1.5% ऊपर है BHEL, 54 का लेवल अभी अभी आया है। सुमित जी जरा ट्रैक करें BHEL के चार्ट पर, कोई ट्रेड बनते हुए दिख रहा है सर 54 का लेवल इस समय? दीपांशु, लास्ट वीक कॉल दिया था जिसमें 54 रुपए से लेकर 56 रुपए तक के टारगेट सुझाए थे, तो BHEL अभी और भी ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। 54 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो फिर ये 56 रुपए तक के लेवल तो इमीडिएटली दिखाएगा, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। आज भी मजबूती दिखा रहा है और इनफैक्ट कल के हाई के पास आ चुका है, तो जैसे ये 54 का लेवल तोड़ेगा तो 56 से 58 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए और पोजीशंस अभी होल्ड कर सकते हैं। तो ये है राय आपके लिए भेल पर आती हुई दिख रही है। यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि मैकडॉवेल भी देने वाले हैं अपने नतीजे। आइए नतीजों का अनुमान जान लेते हैं, एक बार चलते हैं। मेरे ख्याल से कुशल है हमारे साथ में नतीजों का अनुमान बताने के लिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स आशीष है। आशीष बताइए, यूनाइटेड स्पिरिट्स कैसे रहेंगे रिजल्ट्स? सर अच्छे लग रहे हैं नतीजे। मैं देख रहा हूँ कि ओवरऑल काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। खासतौर पर अगर आप देखें तो इनके जो सेगमेंट्स हैं यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। जो प्रीमियम सेगमेंट्स है यहाँ पर अच्छा इजाफा है। टॉप लाइन में देखें तो 46% की तेज़ी नजर आएगी। पिछले साल 1615 करोड़ की आई थी, इस बार 2364 करोड़ के आसपास का जो आंकड़ा है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। कामकाजी मुनाफे की भी बात करें तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बढ़त है और मार्जिन पर भी आपको इसका सीधा रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। 10% से बढ़कर 15%। मुनाफे में भी देखिए करीब करीब 106 करोड़ से बढ़कर 214 करोड़, यानी हर लिहाज से अगर आप देखें तो नतीजे काफ़ी बढ़िया रहे, अच्छे नतीजे आएंगे। अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है यूनाइटेड स्पिरिट्स की। और यूनाइटेड स्पिरिट्स के नतीजे पर राय तो बंसल जी आप ही देंगे चार्ट्स देखकर, या वैसे भी आपको बिना चार्ट्स भी अगर आपको अपने अनुभव से भी राय देनी हो तो वैसे भी दे सकते हैं। जैसे भी दें राय आप ही दीजिए सर। बढ़िया स्ट्रक्चर है और बंसल जी से संपर्क हमारा थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा सा दिख रहा है, तो चलिए जब तक बंसल जी चुस्त दुरुस्त हो तब तक वागले साहब बंसल जी की मदद करने के लिए तैयार हैं। वागले साहब, मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट्स चार्ट बताइए। अनिल जी ब्रेकआउट है मेरे हिसाब से, अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आने चाहिए। ये प्राइसेस में डिस्काउंट हो रहा है, हालांकि मैं रिजल्ट के टाइम पे प्ले अवॉइड करता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि ये 880 की तरफ की मतलब पोस्ट रिजल्ट्स वो लेवल तो आने चाहिए, और अगर सस्टेन किया तो इवन 900 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं 1 से 2 दिनों में। आपको 858 के स्टॉप लॉस, 855 के स्टॉप लॉस से बने रहना है। ये है आपके लिए राय। यूनाइटेड स्पिरिट्स ब्रेकआउट के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, नतीजों से पहले एकदम है मजबूत। आइए बढ़ते आगे, कैश का ऑप्शन जय ठक्कर। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी, मार्केट में नीचे की तरफ से 16,560 के आसपास से फ्यूचर्स में और स्पॉट में एक अच्छा हमें एक अपमूव या तो एक रिकवरी देखने मिली है, बट देन हाउएवर आई स्टिल बिलीव दैट ऊपर में 16,700-800 की जो रेंज है वो अभी भी एक्ट कर सकती है एज अ क्रूशियल रेजिस्टेंस, वो निकालना जरूरी है अनिल जी। आई मीन thereafter we can say good rally. So again 16,700 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। 140 पर भी ये ट्रेड कर रहा है, इसको आप खरीद कर चले। स्टॉप लॉस यहाँ पे अनिल जी रख सकते हैं हम 96 का। सो 140 पर खरीदे, 96 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट ऊपर में जो पहला निकल कर आ रहा है दैट वुड बी 188 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 209। सो 188, 209 ये दो टारगेट्स के लिए 16,700 का पुट ऑप्शन खरीदे। मॉर्निंग में 139 पर खरीदा था, अभी 140 के आसपास मिल गया है। सो नियरली अराउंड सेम लेवल्स पर मिला है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अनिल जी लोअर साइड पर 16,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। आई मीन दोस लेवल्स कैन बी टेस्टेड, वो एक लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा अनिल जी। आई मीन गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो वहां पे अगर आ जाता है निफ्टी तो शॉर्ट्स कवर करने की भी मेरी सलाह रहेगी, बट 125 पॉइंट अभी भी है देखने मिल सकते हैं। ऊपर में 16,700, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल थोड़ा मेरे को पुट साइड पर बेटर लग रहा है सुखना। ओके, तो पुट साइड पर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा इस समय बेहतर लग रहा है जय को। 16,700 की पुट खरीदें 140 के लेवल पर। 188, 209 के आएंगे टारगेट्स। आइए अनिल जी पे ले लेते हैं उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी।
सर अमेरिकी फ्यूचर्स तो डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। डाउ अब 100 अंकों से ज्यादा ऊपर है, 0.5% की तेजी आपको नैस्डैक फ्यूचर्स में दिख रही है, तो वहां पर तो डेज हाई पर ट्रेड हो रहा है। यूरोप डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है 0.5% ऊपर। कच्चे तेल में थोड़ा रिबाउंड आया है, 104 104.5 के ऊपर आपको ब्रेंट इस समय ट्रेड करते हुए दिखेगा। रुपये ऑफकोर्स स्ट्रांग है इस समय सर, तो थोड़ी रिकवरी अमेरिकी फ्यूचर्स में क्या करके जाना है जी? देखिए सिंपल सी बात है कि जो आखिरी आधे घंटे में हुआ है मार्केट में अभी वो ठीक नहीं है, क्योंकि डे हाई पर अगर डाउ फ्यूचर्स हो और हमारे बाजार पिछले 6 दिनों से जो ताकत दिखा रहे हैं उस हिसाब से कायदे से हमें 16,700 तक तो पहुंचना ही चाहिए। पार करते नहीं करते, टिकते नहीं टिकते, वो एक अलग बात है, लेकिन हम 16,675 680 से वापस घूम के आ गए। डाउ फ्यूचर लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन हम लगातार धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब है। एक, ऊपरी स्तरों पर सप्लाई है। आज आपने शुक्रवार को भी देखा एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में थोड़ी बहुत बिकवाली का आंकड़ा आया था। आज फिर से सप्लाई है, आज भी कैश मार्केट में आपका एफआईज का बिकवाली का आंकड़ा ही नजर आएगा, तो ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सप्लाई है। दूसरी बात यह है 16,700 16,800 जो हमारा टारगेट था, 16,200 से 16,300 की रेंज को पार करने के बाद के अगले 500 पॉइंट वहां पर बनेंगे और वहां पर हम जाकर रुकेंगे, उस लेवल पर रुकते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बार 16,700 16,800 की रेंज को जब पार करके निफ्टी टिकेगा तो हम फ्रेश खरीदारी करेंगे 16,800 के ऊपर। जब तक ये नहीं होता तब तक 16,700 16,800 हमारे सप्लाई जोन है, प्रॉफिट बुकिंग करने की बात है। कमजोर कितना हो सकते हैं? जब तक 16,475 नहीं टूट रहा है तब तक आप चिंता न करें बिल्कुल भी। तब तक ये 250-300 पॉइंट की रेंज टाइम पास करने की कंसोलिडेशन वाली है। पहला कमजोरी का संकेत आपको तभी मिलेगा जब 16,475 के नीचे ट्रेड करने लगे, और तब अगर आप 16,250 16,200 16,350 की तरफ पहुंचेंगे, वो एक बढ़िया फर्स्ट क्लास हेल्दी करेक्शन होगा और वहां बढ़िया खरीदारी करने के मौके बनेंगे, वो अलग बात है। लेकिन जहां तक कल का सवाल है और आज जो पोजीशन ले जाने का सवाल है, हमारी स्क्रीन वो कंफर्ट कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है। डाउ फ्यूचर्स भले मजबूत है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स हो सकता है 300-400 बढ़ जाए, हो सकता है 300-400 घट जाए। आजकल फ्यूचर्स है, एग्जैक्ट अमेरिका में क्या होगा उसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों से मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं डाउ फ्यूचर्स पे भरोसा किए बगैर मैं ये कहूंगा कि अपने आप को हेज करके रखें। लॉन्ग है 16,500 का पुट आपके हाथ में होना चाहिए, शॉर्ट है 16,800 का कॉल आपके हाथ में होना चाहिए। फ्रेश पोजीशन कोई भी बनाने की राय नहीं है, क्योंकि आप बीचों बीच में बंद हो रहे हैं 16,625 के आसपास। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, ये अब भी मजबूत है। बैंक निफ्टी में अगर आपकी तेजी की पोजीशन है आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं, और अगर बैंक निफ्टी भी वही है 36,200 से 36,350 की रेंज में अगर कल मिलेगा वहां खरीदारी की जाएगी। 36,900 37,000 की रेंज में आएगा तो वहां प्रॉफिट बुकिंग की जाएगी। और बीचों बीच में चूंकि बंद हो रहे हैं तो मेरा ये समझना है फ्रेश ट्रेड बनाना, दोनों ही तरफ बराबर रिस्क है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है नहीं, बराबर रिस्क। अगर 50% रिस्क हो 50% रिटर्न आने के चांस हो तो ऐसा ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए फ्रेश ट्रेड न करें, है उसे आप हेज करके चलें, ये ज्यादा बेहतर होगा। जी दी, फ्रेश ट्रेड के लिए नोटा बेहतर रहेगा, और कल की कल देखी जाएगी। अगर है मौजूदा पोजीशन तो थोड़ा हेज क्रिएट जरूर इस पर कर सकते हैं। आइए बैंड से बेनिफिट चलते हैं आशीष के पास। जैसे जैसे एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं स्टॉक्स बढ़ रहे हैं इस समय, आशीष और बढ़ सकते हैं या फिर अब थोड़ी कटौती होगी? थोड़ी सी कटौती होगी, क्योंकि 3 स्टॉक है फिलहाल। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस है 95% पर है, डेल्टा कॉप 80% पर है, और आरबीएल बैंक 75-76% पर आ गया। तो देखिए आरबीएल बैंक तो पक्का है, 80% से नीचे आ गई तो स्टॉक बैंड से बाहर आ जाएगा। डेल्टा कॉप में भी देखें तो बॉर्डर लाइन पर है, 80.5% है, 0.5% की कटौती और होनी है तभी जो है स्टॉक बैंड से बाहर आ पाएगा। लेकिन क्योंकि अब एक्सपायरी आ चुकी है तो लगभग डेल्टा कॉप भी बैंड से बाहर आ जाएगा। सिर्फ एक इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस रिसेंट एंट्री है, ये स्टॉक में बना रहेगा। बाकी डेल्टा कॉप और आरबीएल बैंक दोनों बाहर आ सकते हैं, नई एंट्री किसी की नहीं हो रही है। ओके, तो डेल्टा आरबीएल दोनों बाहर आने की तैयारी में है, सिर्फ इंडिया बुल्स अब बैंड में बना रहेगा। ये है बैंड से बेनिफिट। आइए कुछ कॉल्स बाकी हैं, एक बिगुल BTSTT का सचिन जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर अनिल जी जो हेज करने की बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है यहाँ पर जो लॉन्ग पोजीशंस दिए उनके सामने ये पोजीशन आपको खड़ी करनी है, बिकवाली करनी है। IRCTC के फ्यूचर में लगभग 600 के आसपास 4 दिनों से इसने एक सपोर्ट होल्ड किया था, एंड लास्ट 15 मिनट्स में इसने ये ब्रेक कर दिया है। जिस तरीके से फिलहाल इसका स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है जब तक 610 के ऊपर एक क्लोजिंग रजिस्टर नहीं होती तब तक थोड़ी सी वीकनेस रहनी चाहिए काउंटर में। इमीडिएट बेसिस पे 580 से लेके 575 के स्विंग्स बनने की एक्सपेक्टेशन होगी, तो बिकवाली करनी है IRCTC के फ्यूचर में 610 के स्टॉप लॉस के साथ 580 के टारगेट के लिए।
ये है IRCTC पर सेल कॉल। बिना बिगुल के आ रहा हूं सुमित जी आपके पास, बताएं आपका सुपरहिट कॉल। दीपांशु मेरे पास भी सेल कॉल है। सिप्ला के अंदर बिकवाली देखने को मिल रहा है, पिछले 3 से 4 दिनों के लो पे आ चुका है। 960 के आसपास का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स में, इसको बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 975 980 ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 980 का स्टॉप लॉस है। नीचे के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं सिप्ला के अंदर 940 रुपए से लेके 930 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसमें ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। सिप्ला का 950 वाला पुट अभी 4 रुपए 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। हीरो या जीरो के ट्रेड पे तौर पे भी इसको ट्रेड लिया जा सकता है। 4 रुपए पे 950 का पुट खरीदारी करे, जीरो का इसके अंदर एसएल होगा, यानी 4 रुपए का पूरा रिस्क है, जो कि 2000 से 2400 रुपए के आसपास का होता है। ऊपर में 8 रुपए से लेके 12 रुपए तक के टारगेट 950 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और फ्यूचर्स के अंदर 940 रुपए से लेके 930 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करे सिप्ला में। ओके, 2 बैक टू बैक सेल कॉल्स। जय का जैकपॉट भी ले लेते हैं। जय बताएं आपका क्या कॉल है? बिल्कुल दीपांशु, मेरा भी बिकवाली का ही व्यू है, बट देन IGL के पुट में है। एट द मनी स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे 360 का, 4 रुपए 85 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है दीप, ये 4.85 के आसपास इसको खरीदे आप। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1.20 का, सो 4.85 के आसपास खरीदे, 1.20 का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट दीप आपका बनेगा 9.40 का एंड सेकेंड टारगेट है 15 का। सो मेरा ये अनुमान है कि ये 345 तक भी फिसल सकता है IGL, एटलीस्ट टिल टाइम ऑफ एक्सपायरी। क्लियरली एक इसमें शॉर्ट पोजीशंस बनते हुए नजर आ रही है और लो टॉप्स बन रहे दीपांशु। तो नेक्स्ट टारगेट नीचे में 345 का है, इनफैक्ट और भी नीचे के, बट एक्सपायरी तक 345 ही लग रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए IGL, इस पर पुट खरीदने की राय आती हुई दिख रही है। तो टुवर्ड्स द एंड कुछ सेल कॉल्स आई। पहले जय ने निफ्टी पर पुट खरीदवाया, फिर सुमित जी सेल दे रहे थे टाटा TVS मोटर्स पर, IRCTC, सिप्ला और IGL कुछ और काउंटर जहां पर वीकनेस दिख सकती है। और 16,600 तक निफ्टी आपको फिसलते हुए भी दिख रहा है क्लोजिंग पर। तो आज अच्छी शुरुआत हुई, उसके बाद बाजार फिसले, पूरा दिन रेंज में रहे, रिकवरी आई और उसके बाद बाजार फिर से आपको फिसलते हुए दिखे हैं। निफ्टी की अगर बात करें तो यहां पर होल्ड आउट किया है टाटा स्टील ने नतीजों से पहले 3% ऊपर। इंडसइंड बैंक, कोल इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल्स, हिंडाल्को, एशियन पेंट्स, HCL टेक, विप्रो, L&T, NTPC, SBI और JSW स्टील। पर उसके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज आज 3.5% नीचे था, तो ऑफकोर्स वीकनेस की बड़ी वजह आपको वहां से आती हुई दिख रही है। M&M, मारुति सुजुकी, आइशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, सारे ऑटो काउंटर्स आज कमजोर दिख रहे थे। हीरो मोटो भी करीब 1.5% फिसला है। वीकनेस आपने देखी है कोटक बैंक पर, नतीजों का रिएक्शन 1.5% नीचे था ये काउंटर। इसके साथ ही गिरावट रही टेक महिंद्रा पर नतीजों से पहले, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, डॉक्टर रेड्डीज, बजाज ऑटो, BPCL, HUL, सन फार्मा, अदानी पोर्ट्स और डिवीज कुछ और काउंटर्स जहां पर वीकनेस दिखी। नवीन फ्लोरिन, नतीजे इतने खास नहीं थे बट रिएक्शन आज जबरदस्त आपने काउंटर पर देखा है, 10.5% ऊपर। और नवीन फ्लोरिन के साथ साथ बाकी केमिकल स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी थी। SRF, PI इंडस्ट्रीज, कोरोमंडल, दीपक नाइट्राइट, ये सारे काउंटर्स आज आपको भागते हुए दिखे हैं। टाटा स्टील के साथ साथ JSPL में आपने अच्छा मोमेंटम देखा है। टाटा केमिकल्स आज काफी एक्टिव था। कैनफिन होम्स, RBL बैंक दोनों बैन में हैं, शायद बैन से बाहर आ सकते हैं, कल नजर रहेगी इन पर। GSPL, बंधन बैंक, IDFC और साथ ही इंडिया मार्ट, कोलगेट, IGL, लॉरस लैब्स, ICICI लोम्बार्ड, पिरामल एंटरप्राइजेस और डिक्सन टेक, यहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। तो ओवरऑल थोड़ी कमजोर आपको क्लोजिंग दिखी। 16,600 पर आप निफ्टी की प्रोविजनल क्लोजिंग आते हुए देख रहे हैं और 36,675 पर बैंक निफ्टी। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं है, लगभग फ्लैट ही आप एक तरह से बैंक निफ्टी कह सकते हैं। थोड़ी आउट परफॉर्मेंस रही बट टुवर्ड्स द एंड थोड़ी वीकनेस आई। आइए फाइनल क्लोजिंग फिगर आए, उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि आज शाम के लिए क्या क्या आपके लिए करी गई है तैयारी। क्या देश में मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ रहा है? दिल्ली में इसका चौथा मरीज सामने आया है। चिंता की बात यह है कि ये मरीज कभी विदेश गया ही नहीं था। तो क्या चौथे मरीज के मिलने को हम खतरे की चेतावनी मांगे? अब तक मंकी पॉक्स 75 देशों में फैल चुका है। WHO पहले ही मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर चुका है। आज शाम आपकी खबर आपका फायदा में इसी पर होगी चर्चा। समझेंगे कि आखिर मंकी पॉक्स क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और कितना घातक है। साथ ही इससे बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। हमारे साथ होंगे डॉक्टर राकेश मिश्रा, जो कि डायरेक्टर हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड सोसाइटी के, डॉक्टर संजय राय, जो कि प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन एम्स के, और साथ ही डॉक्टर अंबुज गर्ग, जो कि सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन सर गंगाराम हॉस्पिटल। तो शाम 5:56 पर जरूर देखें मंकी पॉक्स ग्लोबल शॉक।
इसके साथ ही मनी गुरु में लंबी अवधि के लिए वेल्थ बनाने का सबसे आसान तरीका है नियमित निवेश, और इसमें आपकी मदद करता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP। SIP से वेल्थ क्रिएशन पर आज करेंगे चर्चा। शाम 6:30 बजे मनी गुरु में हमारे साथ सिप है हिट, ये शो जरूर आप देखें। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज होंगे आपको मदद करने के लिए। कंगाली के कगार पर खड़ा है पाकिस्तान। अब कर्ज चुकाने के लिए सरकारी कंपनियां और अपने एसेट्स को बेचने जा रहा है। इंडिया 360 में बताएंगे आपको कि आखिर क्यों आई है ये नौबत। जरूर देखिए पाकिस्तान ऑन सेल। इसके साथ ही नेदरलैंड्स में जेफ बेजोस के यॉट के लिए एक पुल को गिराया जाना था, लेकिन नेदरलैंड्स ने इसको करने से इनकार कर दिया है। आखिर क्यों गिराया जा रहा था ये पुल, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, इस पर करेंगे चर्चा। आया बेजोस पुल के नीचे, तो देखना मत भूलें शाम 7:56 पर इंडिया 360। आइए फाइनल क्लोजिंग फिगर्स हमारे सामने हैं और बैंक निफ्टी जैसे हम बात कर रहे थे एकदम सपाट बंद हुआ है 36,726। ये है बैंक निफ्टी, मात्र 12 पॉइंट नीचे। निफ्टी ये थोड़ा कमजोर है, करीब 90 अंक नीचे 16,630, और उसमें भी ज्यादा योगदान आपकी आज रिलायंस की गिरावट पर ही था, जो अनिल सर भी बात कर रहे थे सुबह। नतीजों का रिएक्शन आएगा, 3.5% नीचे रिलायंस आज बंद हुआ है। तो अनिल जी, ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस थोड़ी रिलायंस की वीकनेस से निफ्टी में वीकनेस आई सर, बट बैंक निफ्टी फाइनल प्रोविजनल क्लोजिंग फिगर एकदम सपाट आते हुए सर। बिल्कुल दीप, और 16,610 के नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए थी निफ्टी की। एवरेज क्लोजिंग ऊपर आ गई है, क्योंकि 16,610 वो लो लेवल है जो शुक्रवार का था। उसके नीचे अगर बंद होते तो क्लियर कट फिर आपके लिए एक सेल सिग्नल हो जाता था कि अगर आप पिछले दिन के लो के नीचे जाकर बंद हो रहे थे, इसका मतलब मामला थोड़ा गड़बड़ है। हालांकि प्रोविजनल बेसिस पर लगभग उसी लेवल के आसपास थे हम 3:30 पर, लेकिन फाइनल क्लोजिंग जो आधा घंटे की एवरेज होकर आई है वो थोड़ी सी बेहतर है। इसका मतलब ये है कि कल का सेशन मेक और ब्रेक है। अगर बाजार को घूमना है ऊपर की तरफ तो ये लेवल एकदम परफेक्ट है, और अगर बाजार को कमजोर होना है तो फिर 16,600 के नीचे खुलकर वहां से कमजोरी दिखाएंगे। 125 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स है, 60 अंक ऊपर नेस्डेक फ्यूचर्स है। देखते हैं नेस्डेक फ्यूचर्स और डाउ फ्यूचर्स की जैसी मजबूती बाजार वैसा ही दिखाते हैं एक्शन, या फिर कुछ और इंटरेस्टिंग रहेगा कल का सेशन। लेकिन उससे पहले विदा लेने का वक्त है। हमारे सभी एक्सपर्ट से राकेश जी, कुणाल जी, आशु सर, सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। जय ठक्कर, वागले साहब, और साथ ही साथ सुमित जी का भी दिल से धन्यवाद। किरण जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज क्लोजिंग शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और